अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, वो है इल्मुल अदविया पे। और ये आपका पहला पर्चा है जिसके अंदर पार्ट ए, बी और सी जो है वो इंक्लूड है। तो ये जो है जी एनटीएस के अकॉर्डिंग ही है। तो चलते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो कि है जी असूल इखलाक पे। देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखिए जी, सबसे पहला आपका बाब अव्वल है जिसमें असूल और इखलाक को बयान किया हुआ है। यहाँ पे हम अपने जो है वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे इसने डिस्कस किया हुआ है वो कह रहा है जी इल्म अदविया से क्या मुराद है? इल्म अदविया की इकसाम के नाम बताएं। अब इल्म अदविया, जिसको हम इंग्लिश में फार्मेसी कहते हैं, कहता है ये एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए कुदरती व मसनूई ज़रिए से आसानी से मिल जाने वाले अनासर से मुख्तलिफ अद्वियात तैयार की जाती हैं। अब इल्मुल अदविया फार्मेसी यानी कि ऐसा हमारा इल्म है, एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर हम मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है, आम जुबान में। अब ये मेडिसिन हम कुदरती ज़रिए से भी बनाते हैं और मसनूई ज़रिए से भी, ठीक है। कुदरती ज़रिए तो ये है ना कि आपने प्लांट से ले लिए, एनिमल से केमिकल्स को ले लिया, ठीक है, जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें से ले लिया, ठीक है। तो आपने क्या किया जी, बैक्टीरिया फंजाई वगैरह से तो मेडिसिन बना ली। तो जो मसनूई तरीका है जी, लैब के अंदर आपने केमिकल्स प्रिपेयर करके तो उससे आपने जो है मेडिसिन को बना लिया, ठीक है। तो ये जो मसनूई तरीका कहलाता है। अब कहते हैं कि अब ये जो अद्वियात होती हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती हैं जी? ये अद्वियात से फिर हम मज़ीद तहकीक करते हैं, अमराज की रोकथाम करते हैं, इलाज करते हैं और तशखीस में इस्तेमाल होती हैं कि बीमारियों को के मतलब मज़ीद से जो है ना वो उनकी उनकी रोकथाम, उनका इलाज और उस बीमारी को का पता हम कैसे लगा सकते हैं, ये भी जो है हम अपनी ही इस फील्ड के अंदर जो अद्वियात हैं उनके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हमें जो है ना मतलब केमिकल्स, जब आप एक केमिकल बनाते हैं जी कि ये केमिकल जो है एक बीमारी में इस्तेमाल हो रहा है, यूज़फुल है, ठीक है, इसके अंदर जब आप मज़ीद स्टडी करके देखते हैं कि और भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। जैसे एक प्लांट है उसके अंदर जी खसूसियात हैं जी कि ये जो है ना ये सूजन को कम करती है, ठीक है। तो आपने जो है इसको मैदे के अमराज में इस्तेमाल करवा के देखा कि मैदे में जो सूजन होती है उसमें इसको यूज़ करके देखते हैं। फिर आपने जो है उसी उसकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से मज़ीद तहकीक की और आपने कहा कि जो है ना आप देखते हैं कि ये जो है अगर जिगर में सोजिश आ जाए, सूजन आ जाए, तो क्या ये उसमें जो है वो हेल्पफुल होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके से कहते हैं कि ये तहकीक की जाती है और मज़ीद अद्विया जो है वो हम डिस्कवर करते हैं। कहते हैं कि इल्म अदविया फ़न और साइंस के इल्म का मजमुआ है, ठीक है। अब कहते हैं कि इल्म अदविया जो है ये बेसिकली एक साइंस का और एक आर्ट्स दोनों के इल्म का मजमुआ है, यानी एक ऐसा आर्ट है जिसमें हम अद्वियात की तैयारी करते हैं और दवा साज की पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत ही मुमकिन है, ठीक है। हम जो यहाँ पे स्टूडेंट यहाँ पे बात कर रहा है दवासाज यानी कि जो मेडिसिन बना रहा होता है, ठीक है, जो फार्मासिस्ट होता है, ठीक है, उसकी पेशा वराना सलाहियतों की बदौलत है। देखिए, अगर वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, उसका नॉलेज अच्छा होगा, तो उसको पता होगा कि कौन सा केमिकल जो है वो किस किस बीमारी में यूज़ होता है, ठीक है, उसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या उसके नुकसान हैं। तो वो फिर अपनी इसी इलम को यूज़ करते हुए मज़ीद जो है वो एक्सपेरिमेंट करके तो मज़ीद वो केमिकल्स न्यू जो है वो डिस्कवर कर सकता है बीमारियों के खिलाफ। अब कहता है कि मसलन वो अपने पेशा वराना इलम की बुनियाद पर मतलूबा अनासर की शनाख्त करता है, ठीक है। अब केमिकल्स की उसको मतलब इतना एक्सपीरियंस हो जाता है अपने नॉलेज से, अपनी एक्सपीरियंस से, कि वो जो है ना वो अपने अनासर को देख लेता होता है कि ये जो अनासर हैं ये कौन से वाले हैं, ठीक है, इनको आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलूबा अनासर का चुनाव कर लेता है, ठीक है, सूरत हाल को देखते हुए कि ये बीमारी है, इसके अंदर जो है ना ये अगर केमिकल के कम्बिनेशन बनाएंगे तो इसमें अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर कहते हैं कि इन अनासर के मुख्तलिफ इज्साम पर असरात का मुतालिया करता है। अब वो जो है क्योंकि स्टूडेंट कोई भी मेडिसिन बनती है तो उससे पहले उसको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, ठीक है। फिर टेस्टिंग के लिए जब भेजते हैं तो फिर हम सारे सिस्टम्स पे देखते हैं। अगर आपने लीफलेट कभी पढ़ा हो मेडिसिन का तो उसमें लिखा होता है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इफेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, लीवर के ऊपर क्या होते हैं, ठीक है, किडनीज के ऊपर क्या इफेक्ट आते हैं, ठीक है, हार्ट के ऊपर क्या मेडिसिन के इफेक्ट आते हैं। तो वो ये सारे जो है ना इंसान पे उसके असरात का मुतालिया जो है वो करता है और फिर उसको नोट भी करता है। फिर कहता है कि फ़ायदेमंद अनासर के मिलाप से अद्वियात तैयार की जाती हैं, ठीक है, फिर न्यू अद्वियात वो बनाता है, इन अनासर का तज्जिया करता है और आखिर में अद्वियात को परखा जाता है, ठीक है, उनकी टेस्टिंग की जाती है। और माजी के दौर के मुकाबले में मौजूदा दौर में फार्मेसी के शुबे में बहुत तरक्की हुई है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ शाखें वजूद में आई हैं, ठीक है। तो कहता है कि अब इन्हीं बिना पे कहता है इसमें काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है और मज़ीद हम इसकी शाखें जो है वो बना चुके हैं, जिसमें हयाताती कीमिया आ जाता है जिसको बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, फार्माकोलॉजी नफ्सियाती इल्म अदविया जिसको साइको फार्माकोलॉजी कहा जाता है और नफ्सियाती कीमिया, ठीक है, जिसको हम साइको केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये मज़ीद इसकी जो है ना फार्मेसी की ब्रांचेज हैं।
नेक्स्ट कह रहा है जी इल्म अदविया की इकसाम। अब इल्म अदविया की जो इकसाम है इसमें सबसे पहले जी आ जाता है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी आ जाती है, ठीक है। अब कम्युनिटी फार्मेसी में कह रहा है कि ये अवामी सतह पर कायम की जाती है, यानी इसका जो है ये आम लोगों के साथ ताल्लुक होता है, ठीक है, जहाँ दवा साज का अवाम के साथ बराह रास्त रब्ता होता है, ठीक है। अब जो फार्मासिस्ट होता है वो लोगों के साथ आम कॉन्टेक्ट में होता है। कीमियाई कम्युनिटी फार्मासिस्ट अवामी सतह पर फार्मेसी के इल्म के बारे में मंजर खिदमात सर अंजाम देता है। अब कम्युनिटी का मतलब क्या होता है कि लोगों का एक ग्रुप, ठीक है, एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे मतलब लोगों की कलेक्शन मौजूद होती है और वहाँ पे यहाँ फार्मासिस्ट बैठ के काम करता है और लोगों के साथ जो है इसका पब्लिक डीलिंग होती है, ठीक है। अब कहता है कि इसमें इसकी जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है इसका क्या मतलब ड्यूटीज़ होती हैं कि सबसे पहले तो वो ये कि अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में गाही देता है, ठीक है, क्यों कौन सी मेडिसिन उसको कैसे इस्तेमाल करना है, हिफाजती टीकाजात की अफादियत के बारे में बताता है, सेहत के असूलों के बारे में बताएगा, सेहत के बारे में मुख्तलिफ इजलास मुनक्किद करना, इनमें तकरीर का एहतमाम करना कि लोगों तक जो है वो सेहत से रिलेटेड जो है ना मालूमात पहुँचे। उसके बाद कहता है कि कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी की दो मुख्तलिफ इकसाम है। अब रिटेल फार्मेसी जिसको हम परचून फार्मेसी भी कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि इसमें कहता है कि परचून फार्मेसी जो है वो अब क्या है, ये तो आपने देख लिया कि कम्युनिटी फार्मेसी में मतलब जो है इसका जो काम होता है फार्मासिस्ट का वो लोगों तक मेन जो होता है पर्पस उसका लोगों तक सेहत के मतलब जो है ना वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाना। अब जो परचून फार्मासिस्ट होता है ये कहता है कि ये फार्मेसी की वो शाख होती है जहाँ पर ग्राहक बराह रास्त क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से अद्वियात एक मुकर्ररा कीमत पर खरीदता है। अब ये जो रिटेल फार्मेसी होगी वहाँ पे जो है कस्टमर जाके या पेशेंट जाके जो है वो मेडिसिन को परचेज करेगा डायरेक्ट क्वालिफाइड फार्मासिस्ट से। उसके बाद कहते हैं कि पंजाब ड्रग्स रूल्स 2007 के तहत अद्वियात फरोख्त करने के लिए 3 तरह के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। मतलब आपने मेडिसिन सेल आउट करनी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस इसका लेना पड़ता है। जैसे आपका ये जो डिप्लोमा है इसके बाद आपको जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा तो इसके लिए आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, फिर ही आप जो है ना मतलब फार्मेसी पे या मेडिकल स्टोर पे काम कर सकते हैं। तो 3 तरह के कहते हैं कि ये लाइसेंस जारी किए जाते हैं। सबसे पहले तो ये कि मेडिकल स्टोर के लिए भी आपको लाइसेंस लेना होता है, ठीक है। रिटेल की इस दुकान पर दवा साज या मावन दवा साज का क्वालिफाइड पर्सन होना ज़रूरी है, ठीक है। यानी ये जो रिटेल यानी मेडिकल स्टोर होता है या परचून फार्मेसी जो होती है यहाँ पे कहते हैं कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट का होना भी ज़रूरी है या फिर जो है ना वो फार्मेसी असिस्टेंट का होना ज़रूरी है। कहते हैं इस दुकान का बोर्ड नीला होगा, ठीक है, और इसका साइज़ जो है वो 5 फुट लंबा 2.5 फुट चौड़ा होना ज़रूरी है। यानी ये उनकी तरफ से मतलब हेल्थ वालों की तरफ से ये आपके लिए एक फिक्स रूल है और आपको इस पे मतलब इसको फॉलो करना होगा। ड्रग रूल्स 2007 में चंद मखसूस अद्वियात की फहरिस्त है जिनकी फ़रोख्त मेडिकल स्टोर पे नहीं की जा सकती, मसलन सीरा वैक्सीन वगैरह, इनको शेड्यूल जी की भी अद्वियात कहा जाता है। अब ये देखें स्टूडेंट मतलब कहते हैं कि इसके ऊपर हम जो है ना मेडिसिन सेल आउट कर सकते हैं, लेकिन जो है शेड्यूल जी की जो मेडिसिन है जो कि सीरा वैक्सीन कहलाती है, मतलब आप कह लेंगे जो थोड़ी सी स्पेसिफिक हो जाती हैं बीमारियों में, जैसे कैंसर की मेडिसिन है, ठीक है, कोई हार्मोनल मेडिसिन है, कोई वैक्सीन वगैरह हैं, ठीक है, सीरा वगैरह हैं, ठीक है। तो जो है इनको जो है आम मेडिकल स्टोर पर फ़रोख्त नहीं किया जाता, ठीक है। इनके लिए जो है वो फिर आपको और तरह का लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे एंटीसाइकोटिक ड्रग होती हैं डिप्रेशन के लिए जो यूज़ होती हैं, ठीक है, जो सुकून आवर होती हैं, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जिनके इस्तेमाल से जो है कोई सेहत के ऊपर मतलब बुरा ज़्यादा ख़तरनाक इफेक्ट आ सकता है, तो वो जो मेडिसिन की एक कैटेगरी होती है, ठीक है, जिसको हम शेड्यूल जी कैटेगरी कहते हैं, इनकी एक पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो जो है इसको जो है हम शेड्यूल जी मेडिसिन कहते हैं। तो वो जो है इसके अंदर जो है मेडिकल स्टोर वाले जो है इस मेडिसिन को नहीं जो है ना वो उनको अलाउ नहीं होती कि वो ये रख सके। उसके बाद आ जाता है जी फार्मेसी। अब ये जो सेकंड टाइप है इसमें कहता है कि परचून की इस दुकान पर अद्वियात की खरीदो फरोख्त कैटेगरी ए फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी में आती है। यानी ये जो 5 साल की डिग्री होती है फार्मेसी वालों की, ठीक है, फार्मासिस्ट की, ठीक है, तो उनकी ज़ेरे निगरानी में आएगी ये। और यहाँ तमाम किस्म की अद्वियात फरोख्त की जाती हैं। इसके बोर्ड का रंग जो है सब्ज़ और साइज़ जो है वो 5 फुट और 2.5 फीट चौड़ा होना ज़रूरी है, ठीक है। तो 5 फुट ये लंबा हो और 2.5 जो फीट जो ये चौड़ा हो। तो यहाँ पे हर तरह की मेडिसिन जो है वो सेल आउट की जा सकती है। यानी कि ये जो अभी मेडिकल स्टोर आपने देखा था, ठीक है, ये उससे थोड़ा सा मतलब एडवांस होता है। इसमें मतलब आपको ज़्यादा जो है वो मतलब वेराइटी मिल जाती है मेडिसिन की। इसमें कहता है कि यहाँ पर काम करने वाले रिटेल दवा साज को नर्जिसल बातों का इल्म होना ज़रूरी है। अद्वियात का इल्म हो, ठीक है, यानी यहाँ पे जो काम कर रहे हैं इंसान उसको पेशा वराना महारत उसको पता हो, ठीक है,
कि पब्लिक डीलिंग कैसे होती है, मेडिकल स्टोर की हैंडलिंग कैसे होती है, कौन सी मेडिसिन जो हैं वो किस तरह के टेम्परेचर में एडजस्ट करने वाली हैं, ठीक है, और पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन वगैरह को देख के उसको गाइड करना उसको आता हो, इंतजामी अमूर में महारत हो, ठीक है, कारोबारी इलम हो, ठीक है, OTC अद्वियात को डिस्पेंस करने का इलम हो, OTC जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, ठीक है, उनको जो है वो ओवर OTC को जो है वो मतलब परचेज़ करने का, देने का जो है उसको आइडिया हो, उनकी कंपाउंडिंग करने का उसको आइडिया हो कि अगर एक पेशेंट आ जाता है तो जो कॉम्बिनेशन बना के दे रहा है क्या वो वाकई में जो है वो उसके लिए ठीक होगा या नहीं होगा, या फिर जो है ना उसके मतलब उसको पेशेंट को आगाही फ्राहम करना। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 25,000 से ज़ायद 25,000 से ज़्यादा परचून, फरोशी और डिस्ट्रीब्यूशन की तीनों इकसाम की दुकानें मौजूद हैं। यानी कि जो आपने अभी फार्मेसी की टाइप्स पढ़ी कहते हैं ये तीनों तरह की जो है ना फार्मेसीज पाकिस्तान के अंदर मतलब पंजाब के अंदर ये 25,000 के करीब जो है वो मौजूद होती हैं। उसके बाद हस्पताल फार्मेसी आ जाता है। किसी भी अब नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे ये जो फार्मेसी होगी ये कहाँ पे होगी, हॉस्पिटल के अंदर होगी। किसी भी अस्पताल में अद्वियात का शुबा एक लाजमी जज़ू है। आप खुद देखें स्टूडेंट, अगर ये नहीं होगा तो जो है वो डॉक्टर ट्रीट कैसे करेगा पेशेंट को, तो कहते हैं अब अगर पेशेंट मेडिसिन ही ना अवेलेबल हो तो स्टूडेंट डॉक्टर कैसे मतलब पेशेंट को ट्रीट करेगा, ठीक है। तो अद्वियात का जो शुबा है वो लाजमी है और अद्वियात साजी का ये शुबा हस्पताल फार्मेसी कहलाता है। इस शुबे का इंचार्ज हस्पताल फार्मासिस्ट कहलाता है, ठीक है। अब हॉस्पिटल में जो फार्मेसी है उसको आप क्या कहेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी कहेंगे जहाँ से मेडिसिन मिलती हैं, और जो इसका इंचार्ज होगा उसको फार्मासिस्ट कहते हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसकी बहुत सी जिम्मेदारी होती है, मसलन दवा साज अद्वियात की परखने में अपने इल्म का इस्तेमाल करना, मतलब मेडिसिन को की जो है नोयत के बारे में जानना, और दवा साज की तजर्बागाह का इंचार्ज होता है, ठीक है। यानी कि जो एक लैब बनी होती है वहाँ पे भी मेडिसिन से रिलेटेड जो कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग करनी होती है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है उसका इंचार्ज होगा, ठीक है। वो अस्पताल में अद्वियात की डिस्ट्रीब्यूशन और नशा आवर अद्वियात के बारे में जिम्मेदार होता है, ठीक है। तो हाँ, हॉस्पिटल में जो मेडिसिन की डिस्ट्रीब्यूशन है दी जा रही है तो सारी बात है वो एक फार्मासिस्ट के अंडर दी जा रही है, तो वही रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो उसको नशा आवर अद्वियात इन सब के बारे में जो है थोड़ा सा केयरफुली होकर काम करना होगा। और दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक और मशरकी वस्ता में फार्मेसी की ये अहम तरीन शाख अपनी अहमियत का लोहा मनवा चुकी है। तो कहते हैं कि दुनिया की जो बाकी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो तरक्की याफ्ता है मशरक़ वस्ता में, कहते हैं कि फार्मेसी एक अहम जो है वो एक शाख बन चुकी हुई है। वहाँ पे अगर देखें तो जहाँ पे एक डॉक्टर बैठता है, डॉक्टर के साथ ही एक फार्मासिस्ट का टेबल होता है, जो कि जहाँ डॉक्टर ने क्या करना होता है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट की जो अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, ठीक है, उनकी बिना पर डायग्नोज कर देना होता है कि इसको ये बीमारी है, इसको गैस्ट्राइटिस है, इसको स्टमक का भरा हुआ है, या इसको लीवर का मसला है, या इसको जो है ना अस्थमा, या इसको कुछ भी जो मसला है, ठीक है, डॉक्टर ने इतना सा काम करके दे देना होता है। आगे उसके बाद जो फार्मासिस्ट होता है उसने उसकी बीमारी को जानते हुए जो है सारी मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब करनी होती है। वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होते हैं वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर सिर्फ जो है वो डायग्नोसिस कर रहा होता है। तो कहते हैं इस बिना पे जो है ये शोबा काफ़ी बाहर की कंट्रीज़ में जो है तरक्की जो है वो कर चुका है। उसके बाद इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ जाती है। इंडस्ट्रियल फार्मेसी अब यानी कि थोड़ा सा जो है वो इंडस्ट्रियल स्केल की बात होगी यहाँ पे। तो कहते हैं कि फार्मेसी के इल्म का इंडस्ट्री में इस्तेमाल इंडस्ट्रियल फार्मेसी कहलाता है। ड्रग्स एक्ट 1976 और इसके मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक ये लाजमी है कि इंडस्ट्री में प्रोडक्शन का इंचार्ज लाजमी क्वालिफाइड फार्मेसी ग्रेजुएट हो। जहाँ पे भी मेडिसिन बन रही हैं, जो इंडस्ट्री है वहाँ पे कहते हैं कि उनकी जो प्रोडक्शन जहाँ पे हो रही होती है, मेडिसिन बन रही होती है, उसका इंचार्ज है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। इसके अलावा क्वालिटी कंट्रोल और दीगर शोबों में भी दवासाज की ज़ेर निगरानी काम करते हैं और इनकी ये जिम्मेदारियाँ दर्ज झैल हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल फार्मेसी के अंदर भी जो भी मेडिसिन से रिलेटेड काम होता है, उसकी प्रोडक्शन है, उसकी क्वालिटी को चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे काम होते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, पैकिंग वगैरह उसकी, ठीक है, तो ये सारे किसकी जिम्मेदारी में आते हैं, फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में आते हैं। इसके अलावा उसके और क्या काम होते हैं, तहकीक और तरक्की यानी मेडिकल फील्ड को मज़ीद इम्प्रूव करना, पैदावार को बढ़ाना, अद्वियात के मेयार को यकीनी बनाना कि अच्छी मेडिसिन की प्रोडक्शन हो, अद्वियात की स्टोरेज और कंट्रोल, ठीक है, इन चीज़ों को भी मैनेज करना। क्योंकि अगर स्टूडेंट मेडिसिन अगर अच्छे से बन जाए, अगर आपकी स्टोरेज ही अच्छी नहीं है, ठीक है, आपकी पैकिंग ही अच्छी नहीं है, ठीक है, तो फिर उस मेडिसिन को बनाने का क्या फ़ायदा होगा। उसमें पॉसिबिलिटी है कि जो है ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाए, ठीक है, और जो है वो पेशेंट को फ़ायदा देने की बजाय उल्टा नुकसान दे। इस वजह से उसकी स्टोरेज और कंट्रोल भी बहुत मैटर करता है। फ़रोख्त और मार्केटिंग आ जाता है, ठीक है, फिर उसको मार्केटिंग करना, उसकी जो है वो एडवर्टीज़मेंट करना।
तो ये जो है एक इंडस्ट्रियल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में आता है। उसके बाद क्लिनिकल फार्मेसी आ जाता है। अब कहते हैं कि मरीज़ और इसके मर्ज़ के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात से मुतल्लिक़ इल्म को क्लिनिकल फार्मेसी कहते हैं। ठीक है, पेशेंट की अलामत क्या है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल हो रही है, तो ये जो फील्ड है ये क्या कहलाएगी, आपकी क्लिनिकल फार्मेसी कहलाएगी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम मरीज़ के बिस्तर पर जाके इसकी हिस्ट्री लेना, इसकी अद्वियात को चेक करना और इन अद्वियात के मुमकिन ज़ैली असरात का तदर्रुक करना है शामिल है। अब कहता है कि अब जो फार्मासिस्ट होता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, इसका काम ये होता है कि पेशेंट के पास खुद जाए, पेशेंट की अलामत चेक करे, उससे हिस्ट्री ले, उसकी तबीयत चेक के बारे में पूछे कि उसको क्या साइन सिम्टम आ रहे हैं, क्या नहीं है, ठीक है, उसकी इम्प्रूवमेंट हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। तो ये सारा काम जो है फार्मासिस्ट का होता है। फिर उसके अद्वियात को चेक करना कि मेडिसिन ठीक डोज में जा रही है कि नहीं जा रही है, और टाइम पे जा रही है कि नहीं जा रही, और इसके अलावा इनके देखना कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा, ठीक है। अगर सब पॉसिबिलिटी है साइड इफेक्ट आने की, तो उसको भी ख़त्म करना जो है क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी में आता है। उसके बाद आ जाता है फॉरेंसिक फार्मेसी, ठीक है। अब कहते हैं कि फॉरेंसिक फार्मेसी जो होती है, अद्वियात की तैयारी से लेकर मरीज़ को फराहमी तक के तमाम मराहल पर अद्वियाती कवानीन का इतलाक़ होता है, ठीक है। कहता है कि पेशेंट मेडिसिन जहाँ से बनना शुरू होती है और जहाँ तक ये पेशेंट के तक जाती है, वहाँ तक जो है ना ये सारे जो प्रोसेस होता है, ये क्या होता है, लॉ के अकॉर्डिंग होता है। अद्वियाती कवानीन के अद्वियाती कवानीन के इस इल्म को फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं, ठीक है। अब कहता है कि ये जो कवानीन होते हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन को हैंडल किया जाता है, मेडिसिन को पहुंचाया जाता है, इन कवानीन को हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक फार्मेसी कहते हैं। फोरेंसिक फार्मेसी के अहम कवानीन ड्रग एक्ट 1976 और फार्मेसी एक्ट 1967 है। कहते हैं कि ये जो अभी तक जो हमारे पास रूल्स चल रहे हैं, ठीक है, तो ये जो 2 एक्ट बनाए हैं, जो दो लॉ बनाए हुए हैं, ठीक है, इनके अकॉर्डिंगली जो है फोरेंसिक फार्मेसी को डील किया जा रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि अद्विया, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जी अद्विया इल्म में दवा साजी के बड़े हिस्सों पर नोट लिखें, या फिर पाकिस्तान में फार्मेसी का क्या स्कोप है, कि आप अगर फार्मेसी की फील्ड में जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिल सकता है, आप कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अद्वियात की तैयारी और तकसीम और ख़रीदो फरोख्त के इल्म को इल्म दवासाजी या फार्मेसी कहा जाता है। अब देखें स्टूडेंट, शायद ही कोई घर ऐसा होगा कि जहाँ पे जो है मेडिसिन ना जाती हो। जैसे खाना ज़रूरी है, इसी तरीके से जो है मेडिसिन भी जो है वो उस घर में पहुँचना ज़रूरी होती है, ठीक है। तो मेडिकल फील्ड में ये है कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हेल्थ के ऊपर जो है जो काम हो रहा है, ठीक है, वो मज़ीद होना चाहिए, लेकिन उस लेवल का नहीं हो रहा जो मतलब होना चाहिए। आप देखें कि सेहत के शोबे का मकसद तो ये होता है ना कि पेशेंट ठीक हो जाए, ट्रीट हो जाए, ना कि पेशेंट ज़िंदगी भर जो है ना वो दवाइयों पे लग जाए। तो खैर ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन खैर ये कि इस बात करने का मकसद ये था कि मेडिसिन्स की जो है वो डिमांड काफ़ी है, ठीक है, प्रोडक्शन भी उसी लिहाज से ज़्यादा है। फिर सारी फील्ड में जब एक चीज़ की डिमांड मार्केट में ज़्यादा हो तो फिर उससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं। तो खैर अद्वियात की तैयारी, तकसीम और ख़रीदो फ़रोख्त के इल्म को इल्म दवासाजी या फार्मेसी कहा जाता है, और ये तमाम अमूर एक क्वालिफाइड दवासाज की मौजूदगी में सर अंजाम पाते हैं। अब कहते हैं कि अद्वियात की जो तैयारी करनी है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको जो है सेल आउट करना है, ठीक है, ये सारा का सारा काम कहाँ पे होता है, दवासाजी या फार्मेसी मतलब इसको कहा जाता है। कहते हैं कि ये तमाम काम जो है एक क्वालिफाइड पर्सन की जिम्मेदारी में आते हैं। पाकिस्तान में फार्मेसी प्रोफेशन जो है वो बहुत तेज़ी से फ़रोग पा रहा है, और फार्मासिस्ट मनर्ज ज़ैल शोबों में प्रोफेशनल खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब कहते हैं कि सबसे पहले तालीम देखते हैं। तो तालीम में कहते हैं कि फार्मेसी एक्ट 1967 के तहत पाकिस्तान में बहुत सारे सरकारी और निजी अदारे फार्मेसी में डिग्री और डिप्लोमे की तालीम देने के मिजाज हैं, जहाँ पर फार्मेसी के आला तालीम याफ्ता अफराद अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। यानी कि अब जो फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है, जो क्वालिफाइड फार्मासिस्ट हैं, जब वो एक अपनी स्पेशलाइजेशन कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद वो इस एलिजिबल हो जाते हैं कि वो फार्मेसी जो है डिपार्टमेंट है जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है, कॉलेजेस के अंदर होता है, ठीक है, डिग्री डिप्लोमा से रिलेटेड, तो वहाँ पे लोगों को पढ़ाने के, एजुकेशन देने के वो मतलब अपनी ये खिदमात भी सर अंजाम दे सकते हैं। तो एक तो अपॉर्चुनिटी उनके लिए ये बन गई। दूसरी जी है इंडस्ट्री के अंदर, तो ड्रग्स एक्ट 1976 और इससे मुतल्लिका रूल्स के मुताबिक हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाबंद है कि इसकी तमाम प्रोडक्शन एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल हो। अब कहते हैं कि ये जो रूल्स हैं 1976, इसके अकॉर्डिंग ये है कि फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है जहाँ पे भी मेडिसिन बन रही है वो जो है ये सारा काम किसकी निगरानी में करवाए, फार्मासिस्ट की निगरानी में करवाए। इस तरह अद्वियात की क्वालिटी जानने का अमल भी क्वालिफाइड अफराद की ज़ेरे निगरानी तकमील के अमल तक पहुँचने तक पाकिस्तान में तकरीबन 1000 से ज़ायद दवा साज अदारों में कई हज़ार दवा साज इस अमल
इनकी निगरानी और तकमील में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। ठीक है, कहते हैं कि इस रूल की वजह से एक तो बेनिफिट ये है कि अद्वियात की क्वालिटी जो है वो चेक करने के लिए क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। दूसरा ये कि पाकिस्तान में जो है ना तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे कई हज़ार फार्मासिस्ट जो है ना वो अब काम कर रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी उनके लिए इंडस्ट्री के अंदर है। तकरीबन 5000 दवासाज पंजाब फार्मेसी कौंसिल के तहत दर्जा अव्वल में रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, और अद्वियात की तैयारी और फ़रोख्त में मुख्तलिफ कंपनियां सख्त मुकाबले में मसरूफ़ हैं। अब कहते हैं कि 5000 मतलब अव्वल कैटेगरी के अंदर इनको मतलब रजिस्टर किया गया है कि ये जो कंपनियां हैं मतलब इनकी मेडिसिन जो है मतलब वो फर्स्ट लेवल में आती होती हैं। ठीक है, और इनकी तैयारी और फिर इनको फ़रोख्त करना, ठीक है, ये कंपनियाँ कहती हैं कि इनके दरमियान में काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है वो कंपटीशन होता है और मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात की मुख्तलिफ अशकाल मसलन गोली, शरबत या इंजेक्शन वगैरह को जदीद मशीनरी के ज़रिए तैयार करने में मसरूफ़ अमल हैं और इन तमाम मराहल में दवा साज का कलीदी रोल है। ठीक है, ज़ाहिर सी बात है कि अगर एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होगा ही तो ये सारे काम जो है वो टेक प्लेस होंगे कि गोली पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि टैबलेट उसके लिए सूटेबल है इस कंडीशन में, उसको शरबत देना ठीक है या उसको इंजेक्शन लगाना ठीक है। तो कहते हैं कि इन सारे कामों के लिए क्वालिफाइड पर्सन का होना ज़रूरी है और इसका रोल मैटर करता है। ठीक है, अब जो सेकेंड जो उसकी अपॉर्चुनिटी बन गई वो कहाँ पर बन गई जी, इंडस्ट्री के अंदर बन गई। तकसीम आ जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन, अब मेडिसिन बन गई है, ठीक है, उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, तो वो भी जो है एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास। पाकिस्तान में कहते हैं कि अद्वियात की तकसीम का एक मुंजिम और अजीमुल शान निज़ाम है जो कि थोक फरोश, परचून फरोश और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर मुश्तमिल होता है। यानी कहते हैं कि अब अद्वियात की जो तकसीम है वो या तो थोक जो फरोश होते हैं वो करते हैं या फिर परचून पे किया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूटर पर होता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं जो कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही होती हैं और मुख्तलिफ फार्मेसी में हज़ारों रोज़ाना लाखों नुस्खाजात तैयार किए जाते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि रोज़ाना जो है कई किस्म की जो है ना वो मेडिसिन की फार्मूलेशन की जाती है और सालाना अरबों रुपए की अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं और कहते हैं कि ईयरली जो है ये कई अरबों में मेडिसिन जो है वो फ़रोख्त की जाती है। उसके बाद कहाँ हुकूमत आ जाती है। हुकूमत में कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों और मुख्तलिफ हुकूमती अदारों में फार्मासिस्ट का एक अहम रोल है, हॉस्पिटल्स में भी और कई अदारों में भी। ठीक है, कहते हैं कि फॉर एग्जांपल सरकारी अस्पतालों में 50 बिस्तरों पर फार्मासिस्ट की तैनाती ज़रूरी है। हर तहसील सतह पर ड्रग इंस्पेक्टर और हस्पताल फार्मासिस्ट की तकरीरी की गई है। इसके अलावा मुख्तलिफ अदारों में मसलन अफवाज पाकिस्तान, सूबाई और ज़िली कंट्रोल बोर्ड, फार्मेसी कौंसिल रजिस्ट्रेशन बोर्ड और लाइसेंसिंग बोर्ड में भी फार्मासिस्ट को जो है नुमाइंदगी दी गई है। यानी ये जो सारे अदारे हैं यहाँ पे एक तो हॉस्पिटल, फार्मेसी वगैरह तो हैं, यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसके अलावा वो कहाँ कहाँ पे काम कर सकते हैं जी, ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे काम कर सकते हैं। अफवाज पाकिस्तान में जो हैं उनसे रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, अदारे हैं, वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, फिर जो फार्मेसी की जो कौंसिल है, ठीक है, लाइसेंसिंग बोर्ड है, वहाँ पे भी जो है इनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं प्रेजेंट होती हैं। तो ये 4 तरह की अपॉर्चुनिटीज़ थी। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऑप्शंस हैं फार्मासिस्ट के लिए। अगर वो इस फील्ड में निकलें तो अच्छा जो है वो उनके लिए बेहतर मुस्तकबिल का ये बाइस बन सकता है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जी कि मजमूए कवानीन अखलाक बयान करें या फिर दवा साज या माउन दवा साज की अखलाकी जिम्मेदारियाँ बयान करें। तो कोड ऑफ एथिक्स इसको कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं जी कोड ऑफ एथिक्स की तरफ कि अखलाकियत क्या है, ठीक है, कवानीन क्या हैं। कहते हैं कि एक दवा साज और मावन दवा साज जब अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए फार्मेसी कौंसिल में दरख्वास्त जमा करवाता है तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि वो हल्फनामा की शक्ल में मनर्ज अखलाकी असूलों पर पाबंद रहने का अहद करे। कहते हैं कि जब एक दवा साज है, ठीक है, या फिर फार्मासिस्ट है या फिर जो है वो असिस्टेंट फार्मासिस्ट है, अपने जब डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवाता है लाइसेंस वगैरह लेने के लिए, तो फिर वहाँ से उससे हल्फ लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि वो कुछ कवानीन है, कुछ रूल्स हैं जिनके ऊपर आपने काम मस्ट ही करना है। सबसे पहले तो आ जाता है दवा साज या मावन दवा साज इकरार करता है कि वो सेहत की हिफाजत और मरीज़ की सेहत की और हिफाजत के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और अपनी सलाहियतों के मुताबिक मरीज़ की खिदमत करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहा जाता है जी वो इकरार करता है कि वो गैर मेयारी अद्वियात और अद्वियाती कवानीन के मरवजा असूलों के मुताबिक तैयार ना होने वाली अद्वियात में ना तो मावन होगा और ना ही इनकी तकसीम करेगा। ये मेडिसिन ऐसी हैं जो कि मतलब सेहत के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, या उनके अंदर जो मटीरियल यूज़ हुआ है, ठीक है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है। तो इस तरह की किसी भी मेडिसिन की फार्मूलेशन में, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में ना तो फार्मासिस्ट आएगा और ना ही फार्मेसी असिस्टेंट जो है अपना रोल दिखाएगा। वो इकरार करता है कि वो फ़र्ज शनास और सच्चा इंसान होने के नाते हमेशा कानून का पाबंद रहेगा, कवानीन को फॉलो करेगा और कभी किसी गैर
इखलाकी गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं लेगा जिससे फार्मेसी के पेशे का वकार मजरूह हो। तो इस तरह से इनसे जो है हल्फ लिया जाता है और वो हमेशा जायज़ और माकूल मुआवजे की ख्वाहिश करेगा और किसी भी दूसरे शख्स के साथ ऐसी कारोबारी शराकत नहीं करेगा जिससे फार्मेसी की साख मुतासिर हो कि आप जो है कोई इस तरीके का दूसरा काम करें कि जो है जिसकी वजह से फार्मेसी डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो एक जो है वो गलत इम्पैक्ट आए। ठीक है, तो इस तरह की किसी भी किस्म के काम से जो है वो एक फार्मासिस्ट को अवॉइड करना चाहिए। वो इकरार करता है कि वो मरीज़ की खुफिया ज़ाती मालूमात जो कि इसके इलम में आई हों इनको हमेशा खुफिया रखेगा। ठीक है, यानी कि पेशेंट की जो हिस्ट्री उसने ली है, पेशेंट के साइन सिम्टम है, उसकी जो बीमारी है, उससे मतलब जो इलम होता है उसको भी खुफिया रखा जाता है। ठीक है, और मरीज़ की इजाज़त के बगैर इनको आश्कार नहीं किया जाएगा। ठीक है, जब तक पेशेंट आपको परमिशन ना दे आप पेशेंट का केस किसी दूसरे पर्सन के साथ डिस्कस नहीं कर सकते, सिवाय उस वक़्त कि जब हुकूमत इजाज़त देती हो या मरीज़ के लिए ऐसा करना ज़रूरी हो। ठीक है, मतलब ये कि कुछ कंडीशन ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें पेशेंट की का जो केस है, ठीक है, वो किसी ना किसी दूसरे डॉक्टर के साथ या किसी न किसी दूसरे क्वालिफाइड या स्पेशलिस्ट पर्सन के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। तो फिर आप इस कंडीशन में कर सकते हैं और हुकूमत भी आपको मतलब इस तरह से इजाज़त देती है। तो उसके पेशेंट की जान बचाने के लिए जो है उसकी सेहत के लिए आप इस मामले को डिस्कस कर सकते हैं किसी दूसरे डॉक्टर से राय वगैरह लेने के लिए। तो ऐसे नहीं, वो कोई ऐसा काम नहीं करेगा जो इसके पेशे में रुकावट का सबब बने या पेशे की बदनामी का सबब या इखलाकी हो। ठीक है, आपने मतलब इस तरह का कोई काम नहीं करना, एक फार्मासिस्ट को नहीं करना चाहिए जो कि उस पेशे के ऊपर जो है वो उसकी बदनामी का बायस बने या गैर इखलाकी हो। वो बेमकसद इश्तिहारबाजी नहीं करेगा, मरीज़ और माशरे की खिदमत में ही पेशावराना शोहरत हासिल करेगा। मतलब वो ये नहीं कि आप वो अपनी एडवर्टीज़मेंट करता फिर किसी में जो है वो इतना क्वालिफाइड हूँ, मैंने ऐसे काम किया है, मैंने वहाँ पे काम किया है, मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ। तो आपने अपना नहीं करना बल्कि आपने जो है वो खिदमत करके अपना नाम बनाना है। एक दुआ साज ये अहद करता है कि वो इन अदारों में काम करेगा जो कि पेशे की बेहतरी के लिए काम कर रहा हो। ठीक है, यानी कि इस तरह के अदारों में काम करना है जहाँ पे आपके डिपार्टमेंट को, फार्मेसी डिपार्टमेंट को मज़ीद स्कोप मिले। ठीक है, मज़ीद उसके अंदर बेहतरी आए, ना कि उन आधारों में जिनकी वजह से जो है इसकी रेपुटेशन में जो है वो फ़र्क आए। वो कहते हैं कि वो ऐसे अदारों में जो पेशे की बेहतरी के लिए काम कर रहे हों इनको फ़ाल रखने के लिए तनोमन धन से खिदमत सर अंजाम देगा। ठीक है, तो फिर ऐसे डिपार्टमेंट जहाँ पे वाकई में लग रहा है कि फार्मेसी डिपार्टमेंट जो है वो उसकी जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, उसमें बेहतरी आ रही है, तो वहाँ पे वो फिर जो है ना अच्छे से मेहनत करेगा। उसके बाद आ जाता है जी चैप्टर नंबर 2 हमारा स्टार्ट हो जाता है केमिस्ट की दुकान और उसके इंतजामात। अब ऐसे आप फार्मेसी पे स्टूडेंट जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि डिफरेंट तरह की मेडिसिन पड़ी होती हैं, उनको एक तरतीब से अरेंज किया होता है। तो ये भी एक पूरा का पूरा आर्ट है। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रॉपरली अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आपकी फार्मेसी प्रॉपरली अरेंज नहीं होगी, तो इसके साथ साथ एक तो जब पेशेंट आएगा तब आपके लिए मसला बनेगा और दूसरा मेडिसिन की हैंडलिंग जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, मेडिसिन के ख़राब होने का चांस बढ़ेगा। ठीक है, और फिर आप अगर एक एक पकड़ के मेडिसिन को ढूंढेंगे तो जो है आपका थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। इस वजह से है जो है इसकी मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जिनको जो है लो टेम्परेचर चाहिए होता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनको डार्क में रखना होता है। ठीक है, तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं, फिर हमने मेडिसिन को उनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने उनको जो है मैनेज करना होता है। अब सबसे पहले कहता है कि केमिस्ट की क्वेश्चन क्या है जी, केमिस्ट की शॉप की तंजीम और मनसूबाबंदी पर मुफस्सल नोट तहरीर करें कि केमिस्ट की शॉप जो है उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना है आपने। ठीक है, या दुकान बनाने के लिए किन अमूर का जो है वो अमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। सबसे पहले जी आ जाता है केमिस्ट शॉप की मनसूबाबंदी कि कहता है कि केमिस्ट जो शॉप आपने लेनी है, ठीक है, वो किस तरह से होनी चाहिए। केमिस्ट शॉप और फार्मेसी से मुराद ऐसी जगह है जहां अद्वियात की खरीदो फरोख्त बाकायदा हुकूमत के इजाज़तनामा के साथ की जाती है। ठीक है, मतलब फार्मेसी या केमिस्ट शॉप वो जगह होती है जहाँ पे आप कानून के साथ रहते हुए काम कर रहे होते हैं, कानून की अंडर रहते हुए काम कर रहे होते हैं। अद्वियात की फरोख्त एक कारोबार है जिसे पाकिस्तान का हर शहरी कानून के दायरे में रहकर कर सकता है और इसकी मनसूबाबंदी भी इस तरह से की जाती है जिस तरह दूसरे कारोबार की, मसलन जगह का और कारोबार की नौयत के लिहाज से सरमाया वगैरह। यानी कि कहते हैं कि आपने जब ये काम करना है तो फिर आपके पास दो चीज़ें मैटर करती हैं, एक तो जगह का इंतखाब हो और दूसरा एक कि आपके पास सरमाया हो। ठीक है, लिहाजा इसकी मनसूबाबंदी में मुनज़्ज़ल अमूर को बागौर जायज़ा लिया जाता है। सबसे पहले जी जगह का इंतखाब जब आपने करना है
तो आपको पता है कि जहाँ पे हमने ऐसी जगह चूज़ करनी है जहाँ पे जो है वो कोई हॉस्पिटल करीब हो, ठीक है, कोई क्लिनिक हो, ताकि पेशेंट की असेस जो है वहाँ तक हो, आसानी से पेशेंट आपको असेस कर ले। ये नहीं कि आप किसी शहर के नुक्कड़ में जाके जो है ना वो बैठ जाएँ, ठीक है, जहाँ पे पेशेंट का आना जाना ही ना हो, ठीक है। तो इस तरह से आपने नहीं करना। जहाँ पे कहीं हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, हेल्थ से रिलेटेड जिन अदारों में मतलब काम हो रहा है, ठीक है, पेशेंट कहाँ की जहाँ पे इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, अपनी फार्मेसी ओपन कर सकते हैं। कारोबार की नौइयत के लिहाज से इस जगह का इंतखाब किया जाए जहाँ पर अद्वियत की फ़रोख्त के ज़्यादा इम्कानात हों। मसलन किसी अस्पताल के नज़दीक या डॉक्टर के क्लिनिक के नज़दीक, या ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी केमिस्ट शॉप ना हो, या फिर मतलब ऐसी जगह आप देखें कि जहाँ पे जो है ना शॉप नहीं है और यहाँ पे वाकई में इस इलाके के लोगों को ज़रूरत है एक मेडिकल स्टोर की, और वो मेडिसिन लेने के लिए मतलब कहीं दूर उनको जाना पड़ता हो, तो फिर ऐसी जगह पे आप जो है अपनी शॉप को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी सरमाया। तो सरमाया जो है कहते हैं किसी भी कारोबार के लिए सरमाया एक बुनियादी ज़रूरत है। चूँकि अद्वियात की फ़रोख्त एक कानूनी कारोबार है, इसलिए हर शख्स करने का मुजाविज़ है। अगर वो खुद क्वालिफाइड दुआसाज नहीं है तो किसी क्वालिफाइड पर्सन को मुलाजिम में रख सकता है, ठीक है। खैर ये बात ऊपर भी डिस्कस की थी कि जो है हर पर्सन जो है उसको कर सकता है, लेकिन हर पर्सन कर तो सकता है, लेकिन ये कि उसको जो है ये काम सुपरविजन में करना होगा, ठीक है, फार्मासिस्ट की। उसको जो है वो फार्मासिस्ट को या फिर असिस्टेंट फार्मासिस्ट को जो है वो साथ में हायर करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि ये इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो सरमाए के साथ काम कर सकता है, और हमेशा कारोबार के लिहाज से सरमाया लगाना चाहिए ताकि तजारत मजबूत बुनियादों पर कायम हो सके। ये जितनी डिमांड है, मतलब एक आप मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आपकी को कोशिश पहले ये होनी चाहिए कि आप जो एक इम्पॉर्टेंट मेडिसिन हैं, ठीक है, जो कि फार्मेसी के अंदर मौजूद होना ज़रूरी हैं, तो वो तो एटलीस्ट जो हैं वो हों, ठीक है। तो ये ना हो कि अगर पेशेंट आपके पास आए, एक मेडिसिन हो और एक मेडिसिन आपके पास ना हो, तो वो आपको पता ही है फिर पेशेंट भी फिर इस तरह की फार्मेसी पे या इस तरह की जगह पे फिर जाने से अवॉइड करता है। दूसरी दफ़ा केमिस्ट की शॉप की तंजीम। अब कहता है कि केमिस्ट की शॉप को हम 3 हिस्सों में जो है ना वो डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो उसका जो एक हिस्सा है वो कहलाएगा जी जनरल फार्मेसी। जनरल फार्मेसी जिसको हम ओवर द काउंटर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे इस तरह की मेडिसिन रखी जाएंगी जो कि आप प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन जिनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आप पेशेंट की मतलब अगर ओरली भी वो आपको बता रहा है कि भाई मुझे ये दे दो, ठीक है, तो वो आप दे देते हो। इसमें ज़्यादातर पेन किलर्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो कहते हैं कि हर आमतौर पर हर फार्मेसी में ये शुबा मौजूद होता है। इसमें ऐसी अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं जिनके लिए किसी नुस्खा की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। मरीज इब्तदाई तिब्बी अमदाद की घर से ये अद्वियात खरीद सकता है, यानी फ़र्स्ट एड के तौर पे कोई बैंडेज वगैरह, पायोडीन वगैरह, ठीक है, या फिर कोई पेन किलर उसने जो है वो डिमांड कर सकता है। कोई बुखार की मेडिसिन आपसे ले सकता है, ठीक है, डायरिया वगैरह की, मोशन वगैरह की। कहते हैं कि ये शुबा मरीज़ की रसाई में होता है, ठीक है। पेशेंट जो है वो इसको असेस कर सकता है और अपनी ज़रूरत की कोई भी शय इस शोबे से पसंद कर सकता है। मेडिकल स्टोर पर ये अद्वियात फ्रंट काउंटर पर रखी जाती हैं, ठीक है, सबसे सामने रखी जाती हैं, फ्रंट काउंटर पर होती हैं। और फार्मेसी में इस मकसद के लिए एक मखसूस एरिया मुख्तस होता है, ठीक है, एक एरिया फिक्स होता है जहाँ इब्तदाई तिब्बी अमदाद की अद्वियात के अलावा ज़रूरत की दूसरी चीज़ें मसलन कॉस्मेटिक या फिर आराइशी मसनूआत वगैरह रखी जाती हैं, ठीक है। मतलब आप ये मेडिसिन के अलावा कोई दूसरी जो कॉस्मेटिक का सामान वगैरह वो भी रख सकते हैं। नुस्खा जात का शोबा। नुस्खा जात के शोबा में कहता है कि किसी भी फार्मेसी में शोबा नहायत अहमियत का हामिल होता है। ग्राहक जब फार्मेसी में दाखिल होता है इसको खुद ब खुद एहसास होना चाहिए कि इसने नुस्खा किसके हवाले करना है। मतलब आपकी पहचान इस तरह से हो कि पेशेंट आए तो पेशेंट को पता हो कि ये यहाँ का वर्कर है, ये यहाँ पे फार्मासिस्ट है और मेरी डीलिंग इनके साथ होनी है, ठीक है। इसको खुद ब खुद ये एहसास होना चाहिए कि इसने नुस्खा किसके हवाले करना है। काउंटर पर फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट सफ़ेद कोट में मलबूस हों और अपने किरदार और गुफ्तार से अपनी पेशेवराना सलाहियतों का इजहार करें, ठीक है, यानी उनकी डीलिंग जो है वो सॉफ्ट हो, अच्छी हो, ताकि जो है वो पेशेंट के ऊपर जो है गुड इम्पैक्ट आए। नुस्खा पर फरोख्त होने वाली अद्वियात हमेशा इस शोबे में रखी जाती हैं, यानी कि जो ऐसी मेडिसिन जो कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे आपसे अलाउड कर सकते हैं, यानी कि उसको इसमें रखा जाता है। जो ज़्यादा ये जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ये ऐसी मेडिसिन होती हैं स्टूडेंट जो कि किसी खास स्पेसिफिक बीमारी के लिए इस्तेमाल हो रही हों, ठीक है, जैसे ब्लड प्रेशर की हो गई, ठीक है, या फिर आप कह लें कि जो है टीबी की, ब्लड प्रेशर की, कोई भी इस तरह के मतलब जो बीमारियां हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन पे डायबिटीज़ की, ठीक है, तो उनको जो है वो आप इस डिपार्टमेंट में रखते हैं, ठीक है। कहते हैं कि जहाँ तक ग्राहक की रसाई मुमकिन नहीं होती और यहाँ पे जो है ग्राहक जो है वो आसानी से इन मेडिसिन
को असेस नहीं कर सकता, ठीक है। पेशेंट की ये असेस में नहीं होंगी। फार्मेसी का फ्रंट आमतौर पर छत से लेकर फर्श तक शीशे का बना होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जब जाते हैं फार्मेसी के अंदर, तो जहाँ पे मेडिसिन होती हैं, ठीक है, और आगे उनके फार्मासिस्ट खड़े होते हैं, उसके आगे जो है वो शीशे के जो है वो आप कह लें कि वो लगा होता है, शीशा लगा होता है, शीशे के रैक लगे होते हैं, ताकि ग्राहक को बाहर ही से बाकायदा एक फार्मेसी का तासुर मिले, ठीक है। तो फिर उसके बाद आ जाता है जी शुबह नुस्खाजात के लिए ज़रूरी अशिया। अब ये जो सेकंड डिपार्टमेंट है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन सेल आउट होती है, उसमें जो है ना कुछ चीज़ें भी हमें रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सबसे पहले फर्नीचर आ जाता है। एक अच्छा म्यारी फर्नीचर फार्मेसी के लिए लाजिम है। इसमें मेज़, कुर्सियाँ और अद्वियात की शेल्फ वगैरह शामिल है। इन चीज़ों में मुख्तलिफ शेल्फ हों, ठीक है, मुख्तलिफ शेल्फ बनी होनी चाहिए जिसमें मुख्तलिफ अशिया और अद्वियात तरतीब से मौजूद हों। बोतलों के लिए अलमारियाँ और पाउडर के लिए डिब्बे और वायल गोलियाँ और बोतलें वगैरह रखने के लिए शेल्फ मौजूद हों। यानी कि कहते हैं कि मतलब जो टैबलेट्स वगैरह हैं, ठीक है, जो आपके सिरप्स वगैरह हैं, उनको आपने अलग काउंटर में रखना है, अलग शेल्फ में रखना है। इसके अलावा तैयारशुदा अद्वियात के रखने के लिए मुनासिब शेल्फ का होना ज़रूरी है। मतलब अगर एक मेडिसिन की कैटेगरी चेंज हो रही है तो उसके लिए आपने दूसरी शेल्फ जो है वो चूज़ करनी है, ठीक है। ये नहीं कि आपने एक ही शेल्फ के ऊपर कहीं पे आप सिरप रख रहे हैं तो कहीं पे आप टैबलेट्स रख रहे हैं, तो ये काम आपने नहीं करना, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है जी सिंक, ठीक है। सिंक कहते हैं कि फार्मेसी के शुबे का एक अहम जज़ो है। हर फार्मेसी में एक मौजू हजम का सिंक होना ज़रूरी है जिसमें ठंडे और गर्म पानी की सहूलत मौजूद हो और नकास का मुनासिब इंतज़ाम हो, साबुन और साफ़ तौलिया मौजूद हो और काम करने से पहले और बाद में यहाँ पर हाथ धोए जाए, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन को हैंडलिंग करना है, ठीक है। तो फिर इस वजह से आपके हाथों की हाइजीन को भी बेहतर होना ज़रूरी है, तो इस वजह से सिंक का इंतज़ाम होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है जी फ्रिज। रेफ्रिजरेटर तो बहुत सी अद्वियात आम दर्जा हरारत पर ज़ाया हो जाती हैं, इनको महफूज रखने के लिए फ्रिज का होना ज़रूरी है, मगर बाज़ अद्वियात के लिए मखसूस दर्जा हरारत होता है। मसलन चीचक की वैक्सीन के लिए दर्जा हरारत 0 से नीचे होना चाहिए और 5 सेंटीग्रेड से ज़ायद नहीं होना चाहिए। इसी तरह इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन भी आपको पता है कि उसको कम टेम्परेचर में रखा जाता है। मछली का तेल वगैरह भी फ्रिज में रखना चाहिए, ठीक है। तो मछली के तेल की जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनको भी आप जो है वो कहाँ पे रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं। इंसुलिन को फ्रिज में रखते हैं, वैक्सीनेशन को आप फ्रिज में रख रहे होते हैं। उसके बाद है जी लेमिनर फ्लो हुड। लेमिनर फ्लो हुड कह रहा है कि पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। बहरहाल ये एक ऐसी फार्मेसी में जहाँ पर नुस्खा की तैयारी और जरासीम से पाक माहौल फ्राहम किया जाता है, वहाँ एक मिसाली तरीक़ाकार है। यानी कि कहते हैं कि ये जो लेमिनर फ्लो हुड है, ठीक है, ये एक इस तरीके का कि ये ऐसा सेटअप होता है स्टूडेंट, जो कि मतलब ना अक्सर यहाँ पे पाकिस्तान में तो ये नहीं है इसका सिस्टम, लेकिन बाहर कंट्रीज़ में है। ये मतलब इस तरीके का सिस्टम होता है कि ये टोटली जहाँ पे मेडिसिन को हैंडल किया जाता है, जहाँ पे बनाया जाता है, वो सारा एरिया इस तरह से हो जाता है कि यहाँ पे कोई भी इंसेक्ट, कोई बैक्टीरिया, कोई भी जर्म जो है वो नहीं आ सकता, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक सेटअप होता है जो कि इंस्टॉल किया जाता है हेल्थ सेक्टर में। तो खैर कहते हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं है, ठीक है। कहते हैं कि बहरहाल ऐसी फार्मेसी जहाँ पर नुस्खाजात की तैयारी जरासीम से पाक माहौल में की जाती हो, वहाँ एक मिसाली तरीकाकार है, ठीक है। तो पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ पे है तो कहते हैं वहाँ पे ये एक मिसाली तरीकाकार है। नुस्खाजात की जो प्रिपरेशन होती है मेडिसिन की, ठीक है, वो क्या होता है, जरासीम से पाक माहौल में की जाती है। इस सिस्टम का काम ही स्टूडेंट ऐसा होता है कि ये किसी बैक्टीरिया, किसी भी जर्म है, वायरस है, ठीक है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन है, कुछ भी किस्म का जो है वो पार्टिकल है, ठीक है, जो कि सेहत के लिए या मेडिसिन के लिए जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो, तो ये उसको जो है वो नहीं आने देता। उसके बाद आ जाता है जी महकमा नुस्खाजात के लिए ज़रूरी आलात। अब कहता है कि जो मतलब आपके पास जो कुछ ज़रूरी आलात होने चाहिए, ठीक है, उसमें सबसे पहले है जी पैमाना होना चाहिए, किसी चीज़ की मेजरमेंट के लिए हावन दस्ता होना चाहिए, स्पेंचुला होना चाहिए, कैप होनी चाहिए, हिलाने वाली सुराख होनी चाहिए कि आप कोई मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, उसको हलाएं, ठीक है। टेस्ट ट्यूब होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। पिल स्टाइल्स होनी चाहिए, ठीक है। पिल स्टाइल्स जो हैं ये स्टूडेंट जो टैबलेट फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उसमें इसको यूज़ किया जाता है। फिर मरहम तैयार करने वाला स्पॉट पत्थर होना चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रिक कैटल होनी चाहिए, 3 टांगों वाला स्टैंड होना चाहिए, बर्नर, गोल स्टैंड, फिल्टर पेपर, कैप्सूल होने चाहिए, ठीक है। और कार का आपके पास यकसा हुजम के होनी चाहिए। ज़रूरत के मुताबिक आपके पास कुछ डिस्पेंसिंग बॉटलें होनी चाहिए जिसके अंदर आप मेडिसिन को जो है वो सिरप वगैरह को डाल सकें। लिटमस पेपर होना चाहिए, ठीक है। पीएच वगैरह को चेंज करने के लिए तबखीरी प्लेट होनी चाहिए, नथारने वाला होना चाहिए जरासीम से पाक करने के लिए, और छलनी होनी चाहिए, निशास्ते के बने हुए खाली कैप्सूल होने चाहिए, मुख्तलिफ हजम के आपके पास शीशियाँ होनी चाहिए ताकि आप उसमें जो है मुख्तलिफ जो टाइप की मरहम हैं या सिरप्स हैं या फिर
ऑइंटमेंट क्रीम्स वगैरह हैं उनको आप पैक कर सकें। उसके बाद तौलिया होना चाहिए, फ्लास्क बॉटल होनी चाहिए, आपके पास नुस्खा महफूज करने वाली फ़ाइल होनी चाहिए कि जिसके अंदर आप सारा डाटा जो है वो महफूज कर सकें। फिर नशा आवर और जहरीली अद्वियात का रिकॉर्ड आपके पास मतलब रखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेबल आपके पास होना चाहिए, थर्मामीटर, तराजू और पैमाने का सिस्टम होना चाहिए। और इसके अलावा BP यानी कि ब्रिटिश फार्माकोपिया और दूसरे फार्माकोपिया, जिसके अंदर फार्माकोपिया क्या है कि स्टूडेंट ऐसी बुक होती है जिसके अंदर अद्वियात के मतलब जो है वो सारी डिटेल होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, तो ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अब है जी सबसे पहले वो बात कर रहे हैं तैयारी का महकमा। ये शोबा बड़े दवा साज अदारों या बड़ी फार्मेसी में होता है, जहाँ पर रजिस्टर्ड कैटेगरी ए फार्मासिस्ट की ज़ेर निगरानी में मुख्तलिफ अद्वियात तैयार की जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि जरासीम से पाक आँखों के कतरे और जरासीम से पाक मरहम भी छूने पैमाने पर, छोटे पैमाने पर तैयार की जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि यहाँ पर ये जो तैयारी का महकमा होता है इसमें क्या किया जाता है कि छोटे पैमाने के ऊपर, ठीक है, यानी फार्मेसी क्या होगी थोड़ी सी बड़ी होगी, यहाँ पे आप कुछ मेडिसिन जो है फार्मासिस्ट बना सकता है, ठीक है। इसमें आँखों के कतरे वो बना सकता है, कुछ जो है ना वो एंटीसेप्टिक जो ऑइंटमेंट है, ठीक है, वो बना सकता है, ठीक है, छोटे पैमाने पर तैयार की जा सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको जो है वो फार्मासिस्ट की जो है ना वो ज़रूरत होगी। उसके बाद कहते हैं कि फार्मेसी में नुस्खे की वसूली और इसकी तैयारी के मतलब मुख्तलिफ अमलों पर जामे नोट तहरीर करें। या फिर कहते हैं कि फार्मेसी में नुस्खे की वसूली और उसकी तैयारी के मुख्तलिफ मराहल पर मुख्तलिफ अमूर पर जामे नोट लिखें। या फिर कहते हैं कि फार्मेसी के फेल या अमूर से क्या मुराद है, यानी ये तीनों में से अगर कोई भी एक क्वेश्चन आता है तो आप इसको जो है इसका आंसर जो है यही वाला अटैम्प्ट करेंगे जो भी हम देखेंगे। आप कहते हैं कि फार्मेसी के अमूर, ठीक है, यानी कि फार्मेसी के काम क्या क्या होते हैं, इसका फेल क्या क्या होता है। फार्मेसी में जब कोई मरीज़ अद्वियात खरीदने के लिए दाखिल होता है तो वो नुस्खा हमेशा काउंटर पर सफ़ेद कोट में मलबूस दवा या मावन दवा साज के हवाले करता है, ठीक है। अगर फार्मेसी में एक से ज़्यादा दवा साज हैं तो नुस्खा जो होता है वो चीफ फार्मासिस्ट को देना चाहिए, यानी जो सबसे बड़ा जो सीनियर फार्मासिस्ट है उसको देना चाहिए। वो नुस्खे का बगौर मुताला करता है और मरीज़ का मर्ज, नशा आवर, मस्कन और ख्वाब आवर जो अद्वियात के सिलसिले में डॉक्टर के दस्तखत की तस्दीक करता है, यानी ऐसी मेडिसिन जो है वो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है ना प्रिस्क्राइब की जाती है, ठीक है, दी जाती है। तो वो पहले नुस्खे को देखता है कि ये वाकई में किसी अथेंटिक डॉक्टर की तरफ से प्रिस्क्राइब किया गया, ठीक है। तो कहते हैं कि सरबराह दवासाज की जिम्मेदारी है कि वो दवासाज या मावन दवासाज से तमाम अद्वियात निकलवा कर ये तसल्ली कर ले कि इनके नाम, इनकी पोटेंसी दुरुस्त है और अद्वियात में किसी किस्म की अदम मुताबिकत तो नहीं है। ऐसी सूरत में डॉक्टर से रब्ता करके नुस्खे को दुरुस्त करवाया जा सकता है। यानी कि क्या कह रहा है कि अब ये जो सीनियर सरबराह होता है, ठीक है, इसकी जिम्मेदारी क्या होता है कि वो पहले मेडिसिन को निकलवाए, ठीक है, फिर उसके बाद उनकी पोटेंसी चेक करे और मेडिसिन देखे कि सारी जो प्रिस्क्रिप्शन पे वही है, और फिर उसके बाद ये देखे कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर मेडिसिन हैं इनको आपस में एक साथ यूज़ करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ सकती। अगर इस तरह का कोई मसला हो सकता है तो वो फिर मेडिसिन जो है वो पेशेंट के हवाले ना करे, बल्कि डॉक्टर को जो है ना डॉक्टर के पास वापस भेजे और उससे बोले कि ये जो है ना प्रिस्क्रिप्शन इसको जो है वो ठीक करके लिखें आप, ठीक है। उसके बाद है जी अद्वियात की कीमत का तयन, ठीक है। नुस्खे में अमूमन दो किस्म की अद्वियात हो सकती हैं, ठीक है। एक तो ये कि तैयारशुदा ब्रांडेड अद्वियात और दूसरी जो है वो महदूद पैमाने पर मौके पर ही अद्वियात की तैयारी, मसलन महलूल वगैरह, महलूल मरहम वगैरह। ऐसी सूरत में सरबरा दवासाज कीमत का तयन करता है। इसका बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है और एक रजिस्टर में बाकायदा रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। इसका सीरियल नंबर दवा लेबल के पर लिखा जाता है जो कि इस दवा के पेज नंबर को जाहिर करता है, और दवा की मुनासिबत से कीमत वसूल करनी चाहिए और मरीज़ को बाकायदा रसीद जारी करनी चाहिए। अब कहते हैं कि जो मेडिसिन की जो प्राइसेस है उसका कैसे तयन होता है। एक तो स्टूडेंट मतलब तैयारशुदा ब्रांडेड मेडिसिन होती हैं, ठीक है, अपने अपने कंपनीज़ के ब्रांड होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर उनकी लेबलिंग हुई होती है प्राइस की, वो तो फिक्स होती हैं। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर आप फार्मेसी पे कोई मेडिसिन खुद बनाते हैं, ठीक है, कोई भी ऑइंटमेंट वगैरह या कोई भी जो सिरप वगैरह अगर आप खुद प्रिपेयर करके दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट को, तो उसमें कहता है कि आपने जो है ना उसको जो पेशेंट को जब देनी है वो, ठीक है, तो उसकी जो उसके ऊपर आपने लेबलिंग करनी है, ठीक है, उसके ऊपर आपने जो है ना एक नंबर मेंशन कर देना, ठीक है। अब वो जो नंबर होगा वो क्या होगा, जहाँ पे रजिस्टर में जहाँ पे आप रिकॉर्ड दर्ज करते हैं, ठीक है, उसमें जो नंबर आपने लिखना है, ठीक है, एंट्री करनी है, वही एंट्री आपने जो है लेबल के ऊपर भी कर देनी है। और अगर वो कोई भी इशू होता है तो वो लेबल से आइडिया हो जाएगा कि ये जो है जो जहाँ पे इसको मेंशन किया गया है, नोट किया गया, रिकॉर्ड में रखा गया है, वहाँ का ये सफ़ा नंबर है, ठीक है, पेज नंबर है। और फिर कहते हैं कि जो आपने मेडिसिन सारी बातें बना के दी है तो उसी हिसाब से आपने मुनासिब कीमत वसूल करनी है और उसकी रसीद भी पेशेंट को जो है वो देनी है। उसके बाद है जी लेबलिंग और पैकिंग। अब हमने कहते हैं कि अद्वियात की तैयारी के बाद मुनासिब पैकिंग और लेबलिंग नहायत अहम है, और दवा की पैकिंग खुशनुमा होनी चाहिए ताकि मरीज़ पर खुशगवार असर पड़े, और पैकिंग की मुनासिब से इस पर लगाने वाले लेबल तैयार किए जाएँ।
कहता है कि पैकिंग जो है वो अच्छी हो ताकि जो है ना पेशेंट अट्रैक्टिव हो उसकी तरफ, ठीक है, और उसके ऊपर जो है ना वो मुनासिब पैकिंग जो है ना पैकिंग के साथ जो है उसके ऊपर लेबल भी आप लगाएं जिस पर दवा का पेज नंबर, ठीक है, जो कि मास्टर रजिस्टर पर सीरियल नंबर है, ठीक है, जो कि क्या है मास्टर पेज के ऊपर जो है मतलब मेंशन होगा रिकॉर्ड में, दवा का नाम, तरीका इस्तेमाल, खुराक, एहतियात और फार्मेसी का नाम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना आपने उसमें लेबल के ऊपर मेंशन करनी है। लेबल की अहमियत, दवा पर लगा हुआ लेबल दवा की खुसूसियत को जाहिर करता है, बाज़ इसकी क्वालिटी का तयन करता है, और अगर दवा पर फार्मेसी का नाम नहीं है तो इस पर रजिस्टर्ड नंबर दर्ज नहीं है तो इसकी क्वालिटी मशकूक हो सकती है, ठीक है। तो अगर आप लेबल वगैरह लगा के देंगे तो इससे आपकी फार्मेसी की भी मतलब आप कह लें कि अहमियत का पता लगेगा कि फार्मेसी में मतलब किस तरह का काम किया जाता है, आपकी क्वालिटी आपके काम का जो है ना अंदाज़ा होगा। तो कहता है कि तो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी ऐसी मेडिसिन जिसके ऊपर लेबलिंग वगैरह नहीं है तो उसको ना यूज़ करें। माजी में दवासाज आमतौर पर कागज़ की पैकिंग के लिहाज से काट कर गोंद से ये लेबल दवा पर चिपका करते थे और इस पर तमाम मालूमात तहरीर करते थे, लेकिन दौरे जिंद में ये प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। हर फार्मेसी ने खूबसूरत डिज़ाइन में मुख्तलिफ अद्वियात के लेबल स्टिकर्स की शक्ल में प्रिंट करवा के रखे होते हैं जिस पर दवा का नाम, हदायत, खुराक वगैरह तहरीर करना पड़ती है और दवा साज का कीमती वक़्त महफूज हो जाता है। कहता है कि माजी में तो इस तरीके से होता था कि पेपर एक लेके उसको जो है ना वो गम के साथ जो है ना वो जोड़ के उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी दी जाती थी, लेकिन अब क्या होता है कि एडवांस में फार्मेसी वाले जो है ना वो ये काम कर लेते हैं, अपने लेबल्स बनवा लेते हैं और उस वक्त उस तरह से करने से क्या होता है कि जो फार्मासिस्ट होता है उसका जो है ना वो टाइम बच जाता है और जो है वो एक पेशेंट के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट भी जाता है। उसके बाद है जी नुस्खा जात को महफूज करने की अहमियत और मुख्तलिफ तरीके बयान करें। अब कहते हैं कि जो मेडिसन है ठीक है उसको आपने सेव करना है प्रिस्क्रिप्शन के लिहाज से। तो कहते हैं कि पाकिस्तान में ड्रग्स एक्ट 1976 और पंजाब में ड्रग रूल्स 2007 के तहत मुख्तलिफ नशावर अद्वियात ममनू अद्वियात की खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है। अगर ये रिकॉर्ड मौजूद ना हो तो ड्रग इंस्पेक्टर चलान कर देता है। यही वजह है कि ख़ास तौर पर ममनुआ अद्वियात और नशावर अद्वियात का नुस्खा केमिस्ट के लिए महफूज करना ज़रूरी है, ताकि अगर इनमें कोई अद्वियात का गलत इस्तेमाल हो तो इसकी तहकीक में मदद मिल सके कि ये अद्वियात कहाँ से ख़रीदी हैं। तो ये बात स्टूडेंट कह रहे हैं कि नुस्खा जात को महफूज करने का, कि अपने रिकॉर्ड में रखने का। कहते हैं कि ये जो गवर्नमेंट के ठीक है एक्ट्स थे उनके अकॉर्डिंग जो ऐसी मेडिसिन जो कि आप मतलब ओपनली नहीं मतलब उनको जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं आप सेल आउट कर सकते, ठीक है। तो जिसमें आपकी जो है ना कुछ एंटी साइकोटिक आती हैं, एंटी डिप्रेसेंट आती हैं, ठीक है, एंटी सीडेटिव मेडिसिन आ जाती हैं, कोई कैंसर की या कोई भी इस तरह की मेडिसिन, ठीक है। तो कहते हैं कि उनका रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अगर ये रिकॉर्ड में चीज़ें ना मौजूद होंगी तो फिर कहता है ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो आपका चालान भी कर सकता है, ठीक है। और जो है ना अगर कोई मेडिसिन में प्रॉब्लम आती है या पेशेंट के साथ कोई भी इशू होता है तो जब आपके पास रिकॉर्ड में महफूज होगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि आपने क्या दिया था और क्या नहीं दिया था, या फिर वो ना मज़ीद तहकीक में भी आपको जो है ना ये इन्फॉर्मेशन हेल्प कर सकती है। उसके बाद है जी नुस्खा को महफूज करने का तरीका। नुस्खे को महफूज करने के लिए कोई खास असूल नहीं है, हर फार्मेसी अपनी सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ तरीके अख्तियार करती है। चंद तरीके दर्ज झेल हैं। असल नुस्खा महफूज करना, दरअसल दवा साज असल नुस्खा अपने रिकॉर्ड में महफूज कर लेता है और मरीज़ की डिमांड पर इसकी कॉपी मरीज़ के हवाले कर देता है, ठीक है। यानी डॉक्टर ने जिसको नुस्खा दिया होता है वो फार्मासिस्ट अपने पास रख लेता है और उसकी जो है ना एक कॉपी करके तो वो जो है वो पेशेंट को दे देता है। कहता है नुस्खे की मखसूस फाइल तैयार करना, फिर जब ले लेता है ठीक है पेशेंट से तो दवा साज एक मास्टर रजिस्टर से नुस्खा मखसूस नंबर दर्ज करता है जिसकी मास्टर रजिस्टर में पहले एंट्री होती है और फिर रजिस्टर का सीरियल नंबर नुस्खे पर दर्ज कर दिया जाता है और इन नुस्खा को मखसूस फाइल में महफूज किया जाता है। कहता है कि जो दवासाज होता है वो क्या कहता है जो मेन रजिस्टर जिसके अंदर आप सारे नुस्खाजात को क्या करते हैं जो है ना वो सेव करते हैं, ठीक है। कहता है कि उस जो मेन रजिस्टर होता है कहता है कि उसमें पहले से ही उस मेडिसिन के मतलब डिटेल होती है कि ये मेडिसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर आपने क्या करना होता है कि जो मेडिसिन के ऊपर लेबल होता है ठीक है जस्ट उसके ऊपर आपने सीरियल नंबर लिख देना होता है, ठीक है, जो कि रजिस्टर के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। तो उससे आइडिया हो जाता है कि ये रिकॉर्ड में ऑलरेडी प्रेजेंट है। और फिर कहते हैं कि मास्टर रजिस्टर में नुस्खे के बारे में तफसील से मालूमात होती है। आगे जी नुस्खा जात की फ़िल्म तैयार करना यानी उसकी कॉपी तैयार करना। कहते हैं कि मौजूदा तरक्की दौर में नुस्खा जात को माइक्रो फिल्म के ज़रिए महफूज करना बहुत आसान हो गया। इस मकसद के लिए मोबाइल फ़ोन की सहूलत भी मौजूद है, यानी कि आप उसको जो है वो फोटो कॉपी करके रख लेते हैं या मोबाइल से उसकी जो है पिक्चर वगैरह ले लेते हैं। उसके बाद है जी दुआ साज दुआ साज की फार्मेसी में ज़िम्मेदारियों पर तफसीली नोट जो है ना वो लिखें, यानी कि जो है असिस्टेंट फार्मासिस्ट है या फिर जो एक फार्मासिस्ट है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है ना आपने यहाँ पे मेंशन करनी
करनी है। सबसे पहले है जी फार्मासिस्ट या असिस्टेंट फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियाँ। कहते हैं कि फार्मासिस्ट और असिस्टेंट फार्मासिस्ट किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर के क्वालिफाइड पर्सन होते हैं। इससे मुराद ये है कि लाइसेंस की शराइत के मुताबिक अद्वियात की खरीदो फरोख्त को क्वालिफाइड पर्सन यानी कि दुआसाज मावन और दुआसाज की ज़ाती निगरानी में होना ज़रूरी है। यानी कहते हैं कि सेल आउट जो करना है मेडिसिन को, वो जो है ना क्वालिफाइड पर्सन की निगरानी में होना चाहिए। इस मकसद के लिए वो बाकायदा लाइसेंसिंग अथॉरिटी को एक बयान हल्फी जमा करवाता है और वो फार्मेसी में कुल वक्ती काम करेगा और मनर्जे सेल अमूर इसकी जिम्मेदारियों में शामिल हैं। अब सबसे पहले मतलब एक हल्फ लिया जाता है, ठीक है, जब आप लाइसेंस लेते हैं, ठीक है, तो जो है ना वो फिर आपको उसके हिसाब से काम करना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आपकी जिम्मेदारी में फार्मेसी में सफाई का बेहतरीन निज़ाम होना चाहिए, ठीक है, रोज़ाना की अद्वियात के मुताबिक जो है वो आपको ज़ख़ीरा महलूल तैयार किया जाए, यानी कि कुछ ऐसे मेडिसिन जो हैं जो कि आपको बना के देने पड़ते हैं। तो कहते हैं कि वो जो ज़ख़ीरा महलूल है वो आपकी रोज़ाना की मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, कितने पेशेंट आपके पास आ जाते हैं इस चीज़ के, तो आपके पास वो मौजूद होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि अद्वियात की तैयारी के दौरान अद्वियाती अज्जा का बिल्कुल सही वज़न होना ज़रूरी है, वरना अद्वियात की ताकत मुतासर होने का अंदेशा है। यानी कहते हैं जब आप अद्वियात बना रहे होते हैं तो उसमें जो आपने केमिकल कंपाउंड्स वगैरह लिए होते हैं उनका जो वज़न है वो ठीक होना ज़रूरी है। अगर ये ठीक ना होगा तो सारी बात है पोटेंसी डिफरेंट होगी, ठीक है, और फिर उसकी वजह से इफेक्ट भी हमें और तरह के मिलेंगे। कहते हैं कि अद्वियात की तैयारी के दौरान इस पर सही लेबल फौरी लगाना ज़रूरी है। इसकी मामूली सी गलती बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। इसकी अफसोसनाक मिसाल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर में सप्लाई करदा दवा की, जिसमें सैकड़ों लोग जो हैं वो लुकमा अजल हो गया, ठीक है। तो कहते हैं कि जो अद्वियात जब आप बनाएं तो उसको फ़ौरन उसकी लेबलिंग भी करें, क्योंकि अगर स्टूडेंट लेबलिंग नहीं होगी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है, मेडिसिन और थी लेबल उसके ऊपर किसी और मेडिसिन का लग गया, ठीक है, तो अब जो है वो किसी और पेशेंट के पास जाएगी तो अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। इसी कहता है किसी की एक मिसाल जो है वो PIC लाहौर में, ठीक है, कोई हार्ट के पेशेंट थे, उनके लिए जो है वो मेडिसिन जो है वो ठीक नहीं थी, सूटेबल नहीं थी, तो वो जो है डिस्पेंस कर दी गई मेडिसिन गलती से, और उससे जो है वो कितने लोग जो है उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। तो काफ़ी एक सीरियस मैटर है ये। उसके बाद कहता है कि नशावर ममनुआ अद्वियात का अद्वियाती कवानीन के तहत खरीदो फरोख्त का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि जो भी आपने इस तरह की जो ममनुआ अद्वियात हैं, ठीक है, तो उनका रिकॉर्ड आपने रखना है। इसलिए इन अद्वियात को एहतियात से ज़ख़ीरा किया जाए और ज़रूरी है कि दिन के एहतियाम पर जो है इसका बाकायदा हिसाब किया जाए, ठीक है। उनको आपने जो रिकॉर्ड भी रखना है, फिर उसकी हैंडलिंग भी अच्छी से करनी है, और फिर उसके बाद आपने उसका जब एक डे ख़त्म हुआ है तो उस दिन कितनी मेडिसिन सेल आउट हुई है, कितनी आपके पास है, ठीक है, कहाँ कहाँ पे गई है, किस किस पेशेंट के पास गई है, ये सारा रिकॉर्ड जो है आप उसका जो है ना जायज़ा लें। उसके बाद कहता है कि मनाए हमल और उसकाते हमल अद्वियात की खरीदो फरोख्त भी कवानीन के दायरे में रहकर की जाए और इनको स्टोर करने में भी एहतियात की जाए, ठीक है। तो ये जो मनाए हमल की या उसकाते हमल की जो मेडिसिन हैं इनको भी जो है वो कवानीन के दायरे में रह के इनकी परचेजिंग को रखा जाए, और फिर उसके बाद इनको जिस तरीके से स्टोरेज है इनकी उसी तरीके से किया जाए। दुआसा जहरीली अद्वियात की फ़रोख्त में भी खास एहतियात करें और इनको ऐसी अलमारियों में स्टोर किया जाए जो लॉक हों और इनके साथ इनके तिरयाक अद्वियात भी मौजूद हों तो बेहतर है, ताकि किसी गलती की सूरत में फ़ौरन इसका तदारुक हो सके। इन अद्वियात के लेबल पर नुमाया अल्फाज में सुर्ख रंग से जहर लिखा हो और ख़तरनाक का मशहूर निशान हड्डियों और सर सबत होना चाहिए, ठीक है। कहता है कि मतलब कोई भी जो इस तरीके की मेडिसिन है जो कि जहरीली हो सकती हैं, तो आपने उनको ऐसी अलमारियों में रखना है, ऐसी शेल्फ में रखना है जो कि लॉक्ड हो, ठीक है। फिर इनके साथ आपने जो है ना इनका तिरयाक, यानी कि ऐसी चीज़ तिरयाक क्या होता है, ऐसी मेडिसिन को बोलते हैं जो कि जहर के असर को कम कर देती है, ख़त्म कर देती है, वो भी मौजूद होना चाहिए आपके पास, ठीक है, ताकि अगर कोई इशू बने तो आप फ़ौरन से उस मसले को हल कर सकें। इसके अलावा कहता है जिस तरह की मेडिसिन है उनके ऊपर आप बाकायदा लेबल के साथ मेंशन करें कि ये जो है ये ख़तरनाक है, ठीक है, और रेड कलर से इस चीज़ को मेंशन करें, और साथ में वो जो हड्डियों और जो सर का निशान होता है, ठीक है, तो वो भी जो है ना उसके ऊपर मेंशन हो। उसके बाद है जी नुस्खाजात में मौजूद अद्वियात अगर एक दूसरे से अमल करके मरीज़ के लिए नुकसान का सबब बन सकती हैं तो ऐसा बेजोड़ नुस्खा तैयार ना किया जाए। कि अगर आपको आइडिया है कि अगर इस तरह से मैं प्रिस्क्रिप्शन बनाऊंगा तो वो जो है नुकसानदायक साबित हो सकती है, तो उस तरह का जो है वो आपको रिस्क उठाने की ज़रूरत नहीं है। दुआ साज की जिम्मेदारी है कि वो मुख्तलिफ अद्वियात की एक्सपायरी पर भी खास नज़र रखे और अद्वियात जिनकी एक्सपायरी डेट करीब हो उनको
शेल्फ में फ्रंट पर रखे ताकि इनकी जल्द फ़रोख्त हो सके और कंपनी को वापसी करने के लिए 3 माह या 6 माह पहले कंपनी को तहरीरी इतला दे दे। ठीक है, तो कहता है कि जो है अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जिनकी एक्सपायरी डेट करीब है तो उनको आपने क्या करना चाहिए, सामने मतलब फ्रंट पे रखना है ताकि इनकी सेल आउट जल्दी हो जाए। और अगर फिर भी इसके साथ आपने जो है ना कंपनी को नोटिफिकेशन दे देना है 3 या 6 माह पहले कि हमारे पास इस तरह से एक मेडिसिन है जिसकी जो है एक्सपायरी डेट करीब है, और एक्सपायर होने की सूरत में वो फार्मेसी से फ़ौरन इसको हटा लें। और ये भी वाज़ेह नशीन कर लें कि एक्सपायर दवा किसी भी सूरत में फार्मेसी में रखने की इजाज़त नहीं है, और ये सोच कर खुद को धोखा देने के मुतरादिफ है कि दवा एक्सपायर दवा के खाने में है। ठीक है, तो कहते हैं कि ये नहीं कि आपने एक अलग कैबिन जो है जहाँ पे एक्सपायर मेडिसिन पड़ी होती है वहाँ पे रख दी है, ऐसा काम आपने नहीं करना। ठीक है, आप कंपनी को जो है वो 3 माह पहले या 6 माह पहले नोटिस देते हैं ताकि वो जो है एक्सपायरी जब हो तो ऑन द टाइम जो है ना वो उसको उठा ले। ठीक है, तो कहते हैं कि बिल वारंटी क्या है कि दवा साज पर ये कानूनी पाबंदी है कि वो हर दवा की वारंटी हासिल करे और कम अज़ कम 3 साल तक इसको महफूज रखें। वारंटी एक मखसूस तहरीरशुदा बिल होता है जो कि कानून के तहत सिर्फ दवा साज कंपनी या इसका मुजाज नुमाइंदा अद्वियात की फ़रोख्त के वक़्त खरीदार को जारी करता है, जिसमें फ़रोख्त कानूनदा को ये तहरीरी ज़मानत देता है कि दवा कानून के मुताबिक बिल्कुल मियारी है और किसी किस्म की भी कानूनी खिलाफ वर्जी की सूरत में वारंटर जिम्मेदार होगा। अब कहता है कि यहाँ पे जो वारंटी है यानी कि जो भी मेडिसिन आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, तो दवा साज की ये कानूनी या फिर लीगली उसकी जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि वो उसके मतलब जो है ना वो एक बिल ले ले। ठीक है, कंपनी से ले ले कि जो है ना ये मेडिसिन जो उसने ली है, ठीक है, वो जो है वो मियारी है, और इस तरह का मतलब एक नोटिस है जो नोटिफिकेशन है वो अपने पास मस्टली रखें। उसके बाद है जी वारंटी के लाजमी अज्जा। वारंटी के लाजमी अज्जा हमें कहता है कि जब आपने वारंटी लेनी है किसी चीज़ की, ठीक है, तो वारंटी का नाम हो, बैच नंबर हो, कंपनी का नाम, दवाई की मिकदार, वारंटी का नाम, पता और दरख्वास्त जैसे कि ऊपर जिक्र किया गया है। हर दवा की वारंटी होना ज़रूरी है और अद्वियाती कवानीन के तहत इनको 3 साल तक महफूज करना ज़रूरी है, और वरना दवा साज को कानूनी मसाइल का सामना करना पड़ता है। यानी कि कोई भी मेडिसन है जो आपके पास थी, ठीक है, आपने उसको 3 साल तक जो है ना उसका रिकॉर्ड अपने पास वारंटी रखनी है। ठीक है, चाहे मेडिसिन आपकी सेल आउट हो गई है लेकिन फिर भी वो रिकॉर्ड में होनी चाहिए। अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई ड्रग इंस्पेक्टर या कोई भी चेकिंग होती है, इंस्पेक्शन टीम आती है, ठीक है, तो वो रिकॉर्ड में आपके पास ना मिले तो फिर ये जो है ना आपके लिए थोड़ा सा कानूनी मसाइल का जो है ना आपको सामना करना पड़ सकता है। तो अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अमले तकदीर से क्या मुराद है, इसके मुख्तलिफ तरीके बयान करें, या फिर अमले कशीद से क्या मुराद है, इसकी मुख्तलिफ इकसाम बयान करें। अब ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है ये है जी डिस्टिलेशन के बारे में। डिस्टिलेशन यानी कि जिसको अमले तकदीर या फिर अमले जो है कशीद भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब कहता है कि इसमें इस प्रोसेस को हमने बताना है कि ये क्या है, इसकी इकसाम क्या है। तो डिस्टिलेशन आपको मैं एक बार बताऊँ कि एक ऐसा प्रोसेस होता है स्टूडेंट जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर एक माया है, ठीक है, या एक लिक्विड है, ठीक है, उसके अंदर और भी चीज़ें जो है ना मिक्स हैं, ठीक है, मतलब ये कि मल्टीपल चीज़ों का वो कम्बिनेशन है, मिक्सचर है वो, ठीक है, डिफरेंट तरह की चीज़ें उसके अंदर मिक्स हैं। तो हम क्या करते हैं कि उस लिक्विड को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, अमले तकदीर या डिस्टिलेशन के तरीके से क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, फिर उसमें से बुखारात को इकट्ठा करेंगे और बुखारात को इकट्ठा करके ठंडा करके फिर अलग बर्तन में उसको हम हासिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम माया को जो है ना एक मिक्सचर में से सेपरेट कर लेते हैं। तो अब कहता है कि ये कैसा अमल है जिसमें किसी माया को इसके किसी और चीज़ के मिक्सचर से हरारत के ज़रिए पहले बुखारत में तब्दील किया जाता है और फिर बुखारत को ठंडा करके खालिस हालत में अलग कर लिया जाता है। ये अमल आमतौर पर 3 हिस्सों में मुकम्मल होता है। ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है कि आपने जो भी माया है जो कि किसी मिक्सर के अंदर मिक्स है, ठीक है, आपने क्या करना है उससे सेपरेट करने के लिए उसको गर्म करना है, फिर उसके बुखारात को इकट्ठा करना है, उसको ठंडा करके तो फिर आपने सेपरेट कर लेना है। आप कहते हैं कि सबसे पहले इसमें तकदीर बर्तन आता है जिसको हम स्टील भी कहते हैं। ये वो बर्तन होता है जिसमें तकदीर करने वाला माया या अशिया को डालते हैं। ठीक है, यानी जिस बर्तन में आपने ये प्रोसेस कैरी आउट करना है, ठीक है, वो जो है वो क्या कहलाता है, तकदीर बर्तन कहलाता है। आला तकसीफ जिसको कंडेंसर भी कहते हैं, कंडेंसर का मतलब होता है गाढ़ा करने वाला। ठीक है, इसमें बुखारात को तकसीफ या ठंडा करते हैं। ठीक है, इसमें बुखारात को इकट्ठा करना, ठंडा करना और गाढ़ा करना। ठीक है, उसके बाद है जी वसूल कनुंदा। वसूल कनुंदा में कहते हैं कि इसमें मतलूबा कसीफ शुदा माया को जमा किया जाता है। ठीक है, जब बुखारात जो है वो आपको ठंडे होकर मिल जाएंगे तो उसके बाद हम लोगों ने उसको अलग किसी जो है ना बर्तन में इकट्ठा कर लेना है और उस बर्तन को हम क्या कहते हैं, वसूल कनुंदा कहते हैं। उसके बाद कहता है जी अमले तकदीर के मुख्तलिफ तरीके।
अब कहते हैं इसकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट तरह की होती हैं। सबसे पहले तो सिंपल है डिस्टिलेशन, ठीक है, जिसको सादा है अम्ल तकदीर भी कहते हैं। कहते हैं कि आमतौर पर ये तजर्बागाहों में यही अम्ल तकदीर जो है इस्तेमाल किया जाता है, यही तरीका। कहते हैं कि इसमें माया को कशीदी बर्तन में डाला जाता है, यानी स्टील जो बर्तन है उसमें डाला जाता है। फिर आपने इसमें क्या करना है कि बर्तन को 2/3 हिस्से से ज़्यादा नहीं भरना। फिर आपने इसको गर्म करना है, ठीक है। गर्म करेंगे तो इसमें से बुखारात निकलेंगे। बुखारात को आपने क्या करना है, कंडेंसर के अंदर, ठीक है, या आला तकसीफ के अंदर से आपने गुजारना है। अब वहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, ठंडे हो जाएंगे। ठंडे होकर दोबारा से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट एक बात इसकी एग्जांपल को समझने के लिए देखें कि आप क्या करते हैं कि अगर एक बर्तन के अंदर पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, पानी कुछ टाइम बाद उबलना शुरू कर देता है, उसके ऊपर आपने एक बर्तन का मतलब कैप रख रहे हैं, कवर रख रहे हैं, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है कि वो जो बुखारात उसमें से उठ रहे होते हैं वो जाके क्या करते हैं, बर्तन का जो कवर है उसके साथ चिपकने शुरू हो जाते हैं। और बाद में जब आप कैप उठाते हैं तो वो जो बुखारात होते हैं, ठीक है, वो क्या किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। तो सेम इसमें भी ऐसे ही होता है कि गर्म करके आपने बुखारात को इकट्ठे करना है, बाद में उनको ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद आपने जो है उनको कंडेंसर में डाल के गाढ़ा कर लेना है, ठीक है। और दोबारा ठंडा होकर ये माया में तब्दील हो जाता है। और इसके बाद हमने इसको क्या करना है, अलग जो बर्तन होता है वसूल कुनंदा बर्तन, ठीक है, उसमें डाल लेते हैं और हमें मिक्सर माया से खालिस माया जो है वो हासिल हो जाती है, ठीक है। यानी कि एक मिक्सर है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, जैसे एक मिक्सचर है, ठीक है, उसके अंदर पानी भी है, उसमें ऑयल भी है, ठीक है, तो आपने अल्कोहल भी है, ठीक है, तो आपने उनको सेपरेट करना है। तो फिर हम उसको इस तरीके से करेंगे। अब कहते हैं कि जुज़वी तकदीर, ठीक है, जिसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। अब कहते हैं कि अगर किसी महलूल में एक से ज़्यादा माया हो, ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है हम स्पेशली उनके लिए करते हैं, उन लिक्विड्स के लिए कैरी आउट करते हैं स्टूडेंट जिनके बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, वो एक दूसरे के करीब करीब हों। जैसे कि एक लिक्विड है तो उसका जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, तो दूसरे का 99 है, या तीसरे का जो है वो 101 है। तो जिनके बॉइलिंग पॉइंट करीब करीब होते हैं उनको। और फिर दूसरे नंबर की बात है कि अगर लिक्विड के अंदर कोई जो है ना सस्पेंडेड पार्टिकल है, ठीक है, यानी मुअय्यन अज्जा है उसके अंदर, या फिर कोई ऑयल वगैरह उड़ जाने वाले केमिकल उसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, तो उनके लिए ये हम जो है इस तरह के मिक्सर के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो आपने क्या करना है, इनको भी अगेन आपने गर्म करना है, ठीक है। तो कहता है कि इनको खालिस माया में से हासिल करने के लिए जज्बी कशीद का तरीका इख्तियार किया जाता है। इसमें मरकब को हम गर्म करते हैं, फिर हासिल बुखारात को एक मखसूस आला होता है जिसको हम फ्रैक्शनल कॉलम या फिर आला तकसीफ कहते हैं, उसमें ठंडा किया जाता है, ठीक है। और ठंडा करके आप इसको दोबारा इकट्ठा करते हैं, ठीक है, और गर्म करते हैं, ठीक है। और बार बार आपने इस प्रोसेस को रिपीट करना होता है, ठीक है। उसकी रीज़न क्या होती है कि उसमें जो जब आप रिपीट करेंगे बार बार ठंडा और गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा, जो उड़ने वाले जो अज्जा होंगे, ठीक है, जो कि एक्स्ट्रा इम्प्योरिटीज़ की शक्ल में प्रेजेंट है, या मुअय्यन अज्जा जो उसके अंदर होंगे सस्पेंडेड पार्टिकल जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो कहता है कि इस तरीके से आप उनको सेपरेट कर सकते हैं। उसके बाद है जी स्टीम डिस्टिलेशन या फिर भाप से तकदीर, ठीक है। तो आप कहता है कि ये मतलब जो कुदरती अद्वियात होती हैं, ठीक है, उनमें स्टूडेंट या कुदरती जो हर्बल प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनमें से अब हमें बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें भी मिलती हैं, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑयल की शक्ल में होती हैं, ठीक है। अब वो जो ऑयल होते हैं वो वोलेटाइल ऑयल होते हैं या फिर फिक्स्ड ऑयल होते हैं। और वोलेटाइल ऑयल का मतलब ये है कि ऐसे ऑयल जो कि क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है। तैयारा ऑयल का मतलब ये कि वो अगर आप उनको ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। तो कहते हैं कि वो ऐसे माया में, अगर किसी माया में वो हलपजीर हों, ठीक है, तो उसको हासिल करने के लिए हम भाप का जो तरीका है ना वो इख्तियार करते हैं। और ये स्पेशली जो नामियाती मरकबात हैं, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो कंपाउंड होते हैं जिनमें, ठीक है, उन मरकबात के लिए हम ये प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो फिर कहते हैं कि बुखारात को इसमें भी क्या करते हैं कि इस अमल में भी हम लोग नामियाती मरकबात के लिए मतलब इसको यूज़ करना है। फिर जब हरारत से क्या होता है कि ऐसे मरकबात जो कि ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, मतलब नामियाती मरकबात का जिनको आप मतलब ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो फिर उनके अंदर हम लोगों ने जो है ना उनको टेम्परेचर ज़्यादा नहीं प्रोवाइड करना बल्कि उनके अंदर से भाप को गुजारना है, ठीक है। तो फार्मेसी में कहते हैं ये तरीका बहुत अहमियत का हामिल होता है। इस अमल में भाप को मतलूबा माया में से गुजारते हैं और जो कि पानी में ना हल पजीर होता है, ठीक है, यानी कि ऐसा माया जो कि वाटर के अंदर हल पजीर नहीं होता है, ठीक है, उसको उसमें से आप क्या करना है, भाप को गुजारेंगे और बुखारात को ठंडा कर लेंगे। यानी आप जब क्या करेंगे, उसमें से जब भाप गुजरेगी तो उसमें से जो तैयारा ऑयल वगैरह ये वाली चीज़ें जो होंगी वो क्या करेंगी, उसमें बुखारात के साथ अटैच हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो कहते हैं कि इसमें दो तरह का माया में हासिल होता है। यानी जब भाप आप इकट्ठी करेंगे ना, स्टीम इकट्ठी करेंगे तो इसमें दो तरह के माया हासिल होंगे। एक तो हिस्सा वो जिसमें यानी कि इसमें पानी मौजूद होगा, ठीक है, बुखारात से, और दूसरा हिस्सा तेल वाला होगा, ठीक है। तो फिर आप ठंडा करके इनको हासिल कर लेते हैं। कहते हैं कि ये तरीका आमतौर पर मुख्तलिफ जड़ी बूटियों और फलों से इनके आमिल अज्जा को हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि जड़ी बूटियों और फलों से आपने अगर उनके इंग्रेडिएंट्स को सेपरेट करना है तो फिर हम ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है जी वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन में कहते हैं कि ऐसे मरकबा जिनका नुक्ता उबाल ज़्यादा हो और इनको बुखारात में तब्दील करने के लिए बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत पड़ती है, जिसके नतीजे में इनमें तब्दीलियाँ वाक़या हो जाती हैं और अपने अज्जाए तरकीबी में तब्दील हो जाते हैं। इस मुश्किल से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि इन पर कम दर्जा हरारत पर कम दबाव के तहत जो है कशीद का अमल जो है वो कैरी करते हैं। ये जो तरीका होता है इसको हम क्या कहते हैं, खलाई तकदीर कहलाते हैं।
अब इसमें वो क्या कह रहा है कि ऐसे मरकबात जिनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, और उनको इतना टेम्परेचर जब आप प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा कि वो टूट के अपने जो है ना अज्जाई तरकीबी, यानी कि जो उनके बेसिक जो इंग्रेडिएंट हैं जिनके साथ वो मिलकर बने होते हैं, ठीक है, उसमें वो कन्वर्ट होने का उनका चांस होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इस मुश्किल से बचने के लिए अब हम क्या करते हैं कि उन पर जो है ना दर्जा हरारत भी कम देते हैं और प्रेशर भी आपने कम, ठीक है, प्रेशर को भी कम करना है और फिर उसके बाद जो है वो आपने टेम्परेचर को भी कम करना है। तो फिर ये प्रोसेस को कैरी आउट करना है। इस तरह का जो प्रोसेस होगा जिसमें आप टेम्परेचर भी कम कर देंगे और प्रेशर भी कम कर देंगे, तो इसको ये तरीका जो है वो खलाई तकदीर कहलाता है। तो स्टूडेंट इसके लिए भी आपको स्पेशल जो है ना वो ऑपरेटर चाहिए होगा जिसमें आप प्रेशर को कम करेंगे और टेम्परेचर को कम करके फिर उनको डाल के मरकबात को, तो आप उनसे उनके कंटेंट को अलग करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी तकरीबी तकदीर। तो कहते हैं कि इस अमल में किसी नामियाती मादा को जिसे तकदीर करना मतलूब हो, कशीदी या तकदीर बर्तन में डालकर इस तरह हरारत पहुंचाई जाती है कि तमाम वोलाटाइल अज्जा जो है वो अलग हो जाएंगे और कशीदी आला में रह जाने वाली शय को कार्बोनाइज्ड शय कहते हैं। अब कहता है कि मतलब ये वाला जो तरीका है ना स्टूडेंट, उनके लिए हम कैरी आउट करेंगे उस तरह के नामियाती मादों के लिए जिनके अंदर जो है ना वोलाटाइल आयल प्रेजेंट होते हैं या वोलाटाइल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं। वोलाटाइल का मतलब क्या है? ऐसी चीज़ें जिनको आप ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या हो जाती हैं, उड़ जाती हैं। जैसे स्टूडेंट परफ्यूम है, जब तक वो बॉटल के अंदर है वो सेफ है, लेकिन जैसे कि अगर आप उसको स्प्रे करते हैं तो वो उड़ जाती है, नहीं नजर आती, ठीक है। तो इस तरह की जो सब्सटेंसेस होती हैं, इस तरह के बहुत सारे ऑयल होते हैं, ठीक है, जिनको आप ओपन एयर में रखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो कहते हैं कि अगर उनके बेनिफिट्स भी बहुत होते हैं, ठीक है, तो उनको अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो उस तरीके में हम क्या करेंगे कि इनको एक कशीदी बर्तन में डालते होते हैं, ठीक है, फिर इनको हरारत पहुंचाते हैं। तो जो वोलाटाइल आयल है अज्जा है वो क्या होते हैं, उसमें से अलग हो जाते हैं और जो है ना पीछे से जो चीज़ बचेगी जिसके अंदर वो मिक्स होते हैं, ठीक है, वो बर्तन में रह जाएगी और उस शय को हम क्या कहते हैं, कार्बोनाइज्ड शय कहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद है जी अम्ल तबखीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसको इवेपोरेशन भी कहते हैं और अम्ल तबखीर पर असरअंदाज होने वाले अवामिल पर नोट लिखें। अब स्टूडेंट देखें, इवेपोरेशन इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है ना सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, माया के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं या वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, सॉरी, ठीक है, यानी कि लिक्विड जो होता है जिसको आप बॉयल करेंगे तो वो क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब तो इसमें क्या करना होता है स्टूडेंट कि आपने सिर्फ जो लिक्विड है जिसके अंदर मतलब और भी चीज़ें मिक्स हैं, ठीक है, तो मिक्सचर है ये, तो मिक्सचर का स्टूडेंट हम ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके अंदर डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है वो मिक्स हुई होती हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि उसके अंदर जब अगर कोई लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है, उसमें से हमने लिक्विड को भी सेपरेट करना है और जो है ना जो दूसरी सस्पेंडेड चीज़ें हैं, ठीक है, उनको अलग करना है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि उस लिक्विड को गर्म करेंगे, ठीक है, हीट अप करेंगे और जब हीट अप करने से क्या होगा कि वो बुखारात में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर उन बुखारात को हम जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं और जो पीछे जो होता है ना वो मतलब इम्प्योरिटीज सॉलिड शक्ल में पीछे रह जाती हैं। अब कहते हैं कि ये जो तरीका होता है ना फार्मेसी में जो वोलाटाइल सब्सटेंसेस होती हैं, ठीक है, जो कि हवा में उड़ जाती हैं, उनके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इस वजह से ये क्या होती हैं, फ़ायदेमंद होती हैं क्योंकि वो चीज़ें उड़ जाती हैं, वोलाटाइल हैं, तो फिर हम उनको एक सेपरेट बर्तन में इकट्ठा कर लेते होते हैं। अब कहते हैं कि इस अमल में माया को अगर हरारत पहुंचाई जाए तो माया हरारत जज़ब करके बुखारत में तब्दील हो जाती है और ये अमल जो होता है वोलाटाइल माया मिक्सर से अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह और भी बहुत सारे मामिल में ये तरीका मतलब मुफीद होता है। इसमें आमतौर पर महलूल को एक बर्तन में डालकर गर्म किया जाता है और उबाला जाता है और जिससे बुखारत बनकर वो अलग हो जाता है और बाकी गड़ा मादा रह जाता है। अब कहते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन, अमले तबखीर पर असर अंदाज होने वाले अवामिल। सबसे पहले तो स्टूडेंट आ जाता है जी टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर का ये होता है कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मालिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से क्या होगा कि रेट जो है इवेपोरेशन का, ठीक है, इवेपोरेशन का अमल जो है वो भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ने से जो है अद्वियात का दर्जा हरारत मतलब बढ़ेगा तो वो भी ख़राब हो जाती है, ठीक है, अद्वियात खराब हो जाती हैं। तो ये कहते हैं कि इस वजह से इनका दर्जा हरारत हमें क्या करना पड़ता है, कम रखना पड़ता है। उसके बाद है जी इज्जा की मिकदार। अब इज्जा की मिकदार ये कह रहा है कि अगर मिक्सचर है उसके अंदर चीज़ें ज़्यादा होंगी तो उसमें क्या होगा कि हरारत की मुंतकिली का अमल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यानी जो हीट अगर चीज़ें ज़्यादा होंगी तो सारी बात है हीट भी ज़्यादा लगेगी। तो आपने तो हीट को कम रखना है, टेम्परेचर कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर से क्या होगी, अद्वियत खराब हो जाएंगी। टेम्परेचर कम रखने की वजह से क्या होगा कि हीट जो है वो हर जो चीज़ है उसको कम मिलेगी। तो इस वजह से जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। आगे आ जाता है जी सरफेस एरिया या खुला रकबा। अब कहते हैं कि अगर रकबा ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन का प्रोसेस भी ज़्यादा होगा,
ठीक है, यानी खुला रकबा होगा तो इवेपोरेशन ज़्यादा तेज़ी से होगी, और अगर रकबा कम होगा तो इवेपोरेशन का अमल क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इवेपोरेशन की एक और मिसाल आपके सामने मैं आपको बताती हूँ, बहुत सिंपल है कि जैसे हम कपड़े धूप में डालते हैं, ठीक है, कपड़े धोने के बाद उनको धूप में डालते हैं तो वो गीले होते हैं, ठीक है, गीले, लेकिन जैसे ही कुछ टाइम होता है तो वो खुश्क हो जाते हैं। ठीक है, अब वो खुश्क किस प्रोसेस के थ्रू होते हैं, वो ये इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू होते हैं कि हीट उनके ऊपर पड़ती है तो पानी जो है उनमें से क्या हो जाता है, बुखारात की शक्ल में निकल के इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है हम क्या करते हैं कि लैब में भी अपनी चीज़ों को जो है वो सेपरेट करने के लिए जो ऐसी चीज़ें जो कि लिक्विड और साथ में कुछ दूसरी इम्प्योरिटीज़ का जो है वो कम्बिनेशन होती हैं, और फिर उनको हम सेपरेट कर लेते हैं इस प्रोसेस से। अब कहता है जी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब लगाते हैं, ठीक है, फ़िज़ाई दबाव पे क्या फ़र्क आता है, कहता है कि फ़िज़ाई दबाव ज़्यादा होने से अम्ल तबखीर कम और फ़िज़ाई दबाव कम करने से अम्ल तबखीर तेज़ होगा, यानी ये उसके उल्ट होगा। यानी अगर आप प्रेशर लगाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो इवेपोरेशन का प्रोसेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अगर प्रेशर को जो है वो कम करेंगे तो इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। फिर उसके बाद है जी हिलाना, एजिटेशन जिसे कहते हैं। अगर गर्म करने के दौरान मरकब को हिलाया जाए तो अम्ल तबखीर का अमल जो है वो तेज़ होता है। ठीक है, यानी इस प्रोसेस में अगर आप इसको मिक्सर को हिलाएंगे तो इवेपोरेशन जल्दी हो जाएगी। फार्मेसी में अम्ल तबखीर का इस्तेमाल अब क्यों करते हैं, ये इवेपोरेशन करने से हमें मतलब कि कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि मुख्तलिफ एक्सट्रैक्ट हासिल करने के लिए, मतलब जैसे हर्बल प्लांट्स हैं, ठीक है, अगर उनका आप एक्सट्रैक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है, यानी उनका गूदा लेना चाहते हैं, उसमें से यूज़फुल चीज़ों को निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्राई एक्सट्रैक्ट किसी चीज़ को ड्राई करने के लिए कर सकते हैं। सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, ठीक है, किसी चीज़ को नरम करने के लिए कर सकते हैं। मुख्तलिफ अशिया को गाढ़ा करने के लिए कर सकते हैं, मतलब ब्लड को, ठीक है, ब्लड सीरम को, उसके बाद प्लाज्मा को, और मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी के लिए जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, हार्मोन्स है, इंजाइम्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मेसी के अंदर जो है अम्ल तबखीर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है जी फार्मेसी में इस्तेमाल होने वाले मुख्तलिफ महलल बयान करें। ठीक है, यहाँ महलल बोलते हैं सॉल्वेंट को। स्टूडेंट इस टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आपको 3 चीज़ें बता देती हूँ। एक होता है सोल्यूशन, ठीक है, सोल्यूशन हम बोलते हैं, तो जो सोल्यूशन होता है स्टूडेंट, यानी जिसको महलूल कहते हैं, ठीक है, वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन होता है। एक तो आपके पास महलल होता है, ठीक है, और एक होता है मनहल। ठीक है, महलल जिसको इंग्लिश में सॉल्वेंट कहते हैं, और मनहल जो कि सल्यूट कहलाता है। ठीक है, अब जो महलूल है जिसको सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है, अब कहते हैं कि इसके अंदर जो चीज़ें मिक्स हम करते हैं, ठीक है, अगर तो जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में मिक्स होती है, ठीक है, जो ज़्यादा मिकदार में होती है, ठीक है, वो उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये अपने अंदर जो सल्यूट जो कि कम मिकदार में मनहल है, ठीक है, उसको अपने अंदर हल कर लेती है। ठीक है, और मनहल क्या चीज़ होती है, जो कि कम मिकदार में हो और जो है वो महलल के अंदर हल हो जाए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मनहल और महलल कहते हैं। अब कहते हैं कि महलल बहुत सारे जो है ना वो अद्वियात में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारी जो मेडिसिन होती हैं जो लिक्विड फॉर्म में होती हैं, ठीक है, तो उसमें जो है ना हम महलल को यूज़ कर रहे होते हैं। अब कहते हैं कि ये जो महलल होते हैं ज़्यादातर फार्मेसी में क्या किया जाता है कि जो कुदरती अद्वियात होते हैं, ठीक है, उनमें से जो पौधों की के अंदर जो यूज़फुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, अगर उनको हम लोगों ने हल करना, निकालना है, ठीक है, प्लांट में से, तो फिर कहते हैं कि इस प्रोसेस में हम लोग ये जो महलल होता है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए जो है ना प्लांट से उसको अद्वियात को सेपरेट कर रहे होते हैं। उसके बाद कहते हैं जी फार्मेसी में मनर्जा सेल महलल इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहले पानी आ जाता है। स्टूडेंट पानी के बारे में कहा जाता है कि ये यूनिवर्सल महलल है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी इस यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। मतलब क्यों ये कहा जाता है, उसकी रीज़न है कि अपने अंदर बहुत सारी चीज़ों को डिसॉल्व करने की एबिलिटी रखता है। ठीक है, चीज़ें इसके अंदर हल हो जाती हैं। कहते हैं कि किसी भी दूसरे महलल के मुकाबले में पानी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला महलल होता है। इसके बतौर महलल इसके मनर्जा सेल फ़वाइद और नुकसान नकाइस भी हैं। ठीक है, फ़ायदे क्या है कि ये सस्ता है, आसानी से दस्तियाब होता है। ठीक है, खाम अद्वियात की वसी रेंज को अपने अंदर ये हल कर लेता है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अच्छी है इसके अंदर। ठीक है, चीज़ें हल हो जाती हैं। सस्ता होने के बावजूद अद्वियात की कीमत पर असरअंदाज नहीं होता। ठीक है, और यानी कि मेडिसिन का रेट नहीं बढ़ेगा। ठीक है, पेशेंट को आराम से रीज़नेबल प्राइस में जो है ना वो मिल जाएगी। अब नकाइस की बात करते हैं कि इसके नुकसान क्या हो सकते हैं, तो कहते हैं कि वसी हल पजीरी की खासियत बाज़ नुकसान का सबब भी बनती है, खासतौर पर जब इसे इस्तिखराजी अमल में बतौर वास्ता या व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो मतलूबा दुआ हल हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे अज्जा भी हल हो जाते हैं जो कि गैर मतलूबा हों, और ये गैर मतलूबा अनासर अद्वियात में जरासीम की यानी जरासीम की अफजाइश का सबब बनते हैं और दवा की असर पजीरी मुतासर होती है। अब कहते हैं कि वाटर चूँकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हल हो जाती हैं, ठीक है, तो कहता है कि इसका नुकसान ये होता है कि जो चीज़ हमने तो डिज़ोल्व करनी है, ठीक है, वो तो हल हो गई, ठीक है, समझ में आती है, लेकिन बाजू का तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें नहीं चाहिए, वो भी उसमें डिज़ोल्व हो जाती हैं, मेडिसिन में हल हो जाती हैं। अब जब उसकी मेडिसिन आप बनाएंगे, ठीक है, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें बीच में डिज़ोल्व हुई हैं तो उनकी वजह से क्या होगा कि मेडिसिन के अंदर जरासीम की ग्रोथ हो जाएगी, फंगस इन्फेक्शन
इन्फेक्शन, फंगल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर जाएंगे, तो उस वजह से फिर मेडिसिन के असरात हमें फ़ायदा देने की बजाय उल्टा क्या होंगे, नुकसान देंगे। अब कहता है इस्तिखराजी अमल में बतौर वास्ता इस्तेमाल होने करने के लिए इसमें मतलूबा दवा के अलावा गैर मतलूबा अनासर के हल होने से एक नुकसान ये भी है कि ये वो ये गैर मतलूबा अज्जा जो कि खालिश पानी में हल नहीं होते, दुआ के महलल में हल हो जाते हैं और इस तरह नुकसान का सबब बनते हैं। मसलन ना हल पजीर अशिया बन सकती हैं और महलूल अपनी असल हालत में बरकरार नहीं रहता, ठीक है। अब कहता है कि मतलब अगर कोई चीज़ बाय द वे पानी में डिज़ोल्व नहीं होती, ठीक है, लेकिन जब आपने इसकी मेडिसिन बना ली है, ठीक है, अब कुछ दूसरी सब्सटेंसेस हैं जो इस पानी में तो हल नहीं होती, लेकिन मेडिसिन जब आप बनाएंगे जिसमें और भी चीज़ों को आपने मिक्स किया हुआ है, ठीक है, तो वो उनके अंदर डिज़ोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब जब उनके अंदर डिज़ोल्व होंगी तो वो भी क्या करेंगी, जरासीम की ग्रोथ की वजह बनेंगी, ठीक है, और फिर महलूल भी अपनी असल हालत बरकरार नहीं रख सकेगा और फिर इसमें भी पेशेंट को जो है ना वो नुकसान होगा, ठीक है, उसकी हेल्थ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। उसके बाद ये आ जाता है जी अल्कोहल, ठीक है। फार्मेसी में पानी के बाद आमतौर पर अल्कोहल सबसे ज़्यादा मुफीद महलल समझा जाता है, ठीक है। इसके भी कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले कहता है कि फ़ायदा ये है कि आमतौर पर ऐसे मरकबा जो पानी में हल नहीं होते वो अल्कोहल में हल हो जाते हैं। अल्कोहल जो है वो जरासीम कश की खसूसियत रखती है, ठीक है, इसमें जरासीम की अफजाइश नहीं होती और दवा अपनी असल हालत में रहती है। नकाइस ये हैं, नुकसान ये है कि इसमें बहुत से गैर नामियाती मरकबात, गूंद और नशास्ता वगैरह हल नहीं होते, ठीक है, यानी जो गम्स वगैरह हैं, स्टार्च वगैरह हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो इसके अंदर हल नहीं होते। अल्कोहल एंजाइम के असर को भी रोकता है, ठीक है, तो एंजाइम्स जो है स्टूडेंट ये भी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे सेल्स होते हैं, ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस को कैरी आउट करवा रही होती हैं, ठीक है, इनकी वजह से टेक प्लेस हो रहे होते हैं रिएक्शन। तो अगर ये ना हो तो आप कह लें कि इंसान का सर्वाइवल जो है वो नामुमकिन है, ठीक है। तो कहते हैं कि ये फिर एंजाइम के असर को भी क्या करेंगे, ये रोकते हैं, क्योंकि ये महंगा होता है और आसानी से दस्तयाब नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल से दवा की कीमत बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये वाटर तो ईजिली अवेलेबल हो जाता है हमें, लेकिन इसको जो है वो थोड़ा सा उसके कंपैरेटिवली महंगा है, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली मेडिसिन की प्राइस के ऊपर भी जो है ना वो इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्लिसरीन। तो कहता है कि इसका जायका मीठा होता है, जरासीम के खिलाफ हिफाजती रख दिया और बहुत सी अद्वियात जो पानी में हल नहीं होती ग्लिसरीन में हल हो जाती हैं। चूँकि गूंद और ल्यूबुमिन हल पजीर हैं, इसलिए किसी खास इस्तिखराजी अमल में अगर ये अनासर गैर मतलूबा हों और हल होकर महलूल में आ जाएँ तो नुकसान का सबब बनते हैं। अब कहते हैं इसका गाढ़ा और मीठा जायका जो है वो खांसी के इस्तेमाल में मौजू बनाता है। इसके अलावा इसे शियाफ बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी आंत को मुतहरक करता है और बतौर मुलायम फनुंदा ये करीम और लोशन का लाजमी जज़ू है। अब कह रहा है कि जो ग्लिसरीन है तो इसका जायका मीठा होता है, ठीक है, तो साथ में इसमें एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है, यानी जरासीम के खिलाफ जो है ना ये इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ऐसी मेडिसिन जो कि पानी के अंदर डिजोल्व नहीं हो सकती, हल नहीं हो सकती, वो ग्लिसरीन में हल हो जाती हैं। अब कहता है कि जो ल्यूमिन और गोंद है, ठीक है, एल्ब्यूमिन जो है ये बेसिकली प्रोटीन का नाम है, एल्ब्यूमिन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है, और जो गोंद है, ठीक है, तो कहता है कि पानी में मतलब ये ग्लिसरीन में हल पजीर होती हैं, ठीक है। तो कहता है कि जब भी कोई आप इस्तिखराजी अमल कर रहे होते हैं, यानी कि वो अमल जिसमें आप किसी प्लांट का, ठीक है, या किसी भी यूज़फुल कंटेंट को जो है ना उसके मेन अज्जा से निकाल रहे होते हैं, ठीक है, तो किसी भी चीज़ से उसका गूदा निकालना, ठीक है, एक्सट्रैक्शन का जो प्रोसेस होता है, तो कहता है कि अगर ये उसके अंदर प्रेजेंट हो और ये हमें ना चाहिए हो तो ये हल होगी क्या होंगे, ग्लिसरीन हमने यूज़ किया तो ग्लिसरीन में ये हल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये किसी चीज़ के अंदर प्रेजेंट होंगे तो ये महलूल में आ जाएंगे और नुकसान का सबब बनेंगे। कहते हैं इसका जायका मीठा होता है, इस वजह से ये खांसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, खांसी के लिए भी बेहतर है। इसके अलावा जो स्पॉस्ट्रीज होती हैं, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज़ करते हैं, उसमें यूज़ किया जा सकता है। और ये कहता है कि बड़ी आंत को जो है ना ये मुतहर्रिक करता है, यानी जो है ना ये स्टूल को सॉफ्ट करेगा और जो है वो कॉन्स्टिपेशन के प्रोसेस को ख़त्म कर रहा होता है। इसके अलावा कहता है कि ये जो है ना स्किन को मुलायम करता है, ठीक है, और इस वजह से ये लोशन और जो है क्रीम का लाजमी जज़ू होता है। उसके बाद आ जाता है जी ईथर। ईथर में कहता है कि तेल अल्कली नमा और चिकनाई को हल करने के लिए ईथर एक बेहतरीन महलल है, ठीक है, यानी जो चीज़ें अल्कलाइन नेचर की होती हैं, जिनकी पीएच होती है वो 7 से अबव होती है, ठीक है, वो और जो चिकनाई वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको वो पानी में तो हल नहीं होती हैं, ठीक है, तो फिर उनको हम किस में करते हैं, ईथर के अंदर कर रहे होते हैं। आमतौर पर इसका इस्तेमाल बैरूनी इस्तेमाल की अद्वियात में किया जाता है, क्योंकि ये अंदरूनी तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो सोजिश का सबब बन सकता है। तो कहते हैं कि इसका जो इस्तेमाल होता है वो जो एक्सटर्नली मेडिसिन हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है, उनके अंदर इसका इस्तेमाल है, क्योंकि अगर इंटरनली मेडिसिन के अंदर करेंगे तो ये जो है बॉडी के अंदर जाके सोजिश का बायस बनेगी।
खुला रखने से ये खुद ब खुद उड़ जाने की सलाहियत रखता है, यानी वोलेटाइल है, आग भी जल्दी पकड़ लेता है, ठीक है। तो कहते हैं कि इसकी वोलेटाइल यानी कि खुद ब खुद उड़ जाने की सलाहियत और कुछ अद्वियात में कुछ अद्वियात की इस्तिखराजी अमल में मुफीद है, ठीक है। तो इस्तिखराजी अमल के अंदर भी ये फ़ायदेमंद है कि वोलेटाइल है, ठीक है, तो ये उड़ जाएगा और मेन चीज़ जो हमें चाहिए, ठीक है, जो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती है वो हमें हासिल हो जाएगी और ये खुद जो है वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा। आगे कह रहा है जी क्लोरोफॉर्म, ठीक है, कहते हैं कि इसका जायका मीठा होता है, हिफाजती तासीर रखता है, आग नहीं पकड़ता, पानी में कम हल पसीर है और अल्कली नमा को हल करने के लिए एक अच्छा महलल है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सी अद्वियात के महलूल बनाने में किया जाता है। टेस्ट का इसका जी मीठा होता है, ठीक है, और इसके अंदर भी जो है ना ये मतलब प्रोटेक्शन बॉडी को प्रोवाइड कर रहा होता है जर्म्स के खिलाफ, हिफाजती तासीर रखता है, ठीक है, और ये आग नहीं पकड़ता, पानी में भी डिज़ोल्व नहीं होता और ये जो है अल्कली नमा जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर हल कर लेता है। इस वजह से कहते हैं कि इसको मेडिसिन का महलूल बनाने के भी इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आ जाता है जी एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड है तो इसकी तजाबियत जो है वो तजाबी खासियत होगी, इसका इस्तेमाल महदूद होता है, लेकिन वो अद्विया जो इसमें हल पजीर हैं इनको इस्तखराजी अमल से महलूल की शक्ल में दवा हासिल करने के लिए बेहतरीन महलल है। कहता है कि बहुत कम इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कि इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं, ठीक है, तो इस्तखराजी अमल में, ठीक है, हम क्या कहते हैं कि इसको यूज़ करते हैं और फिर जो चीज़ें इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाती हैं उन चीज़ों को हम जो है वो निकाल के उनका एक बेहतरीन महलल जो है वो ले लेते हैं और इस दवा की तासीर भी बरकरार रहती है। यानी इसकी जो है जब निकाल लेते हैं तो उसके जो इफेक्ट्स हैं, ठीक है, मेडिसिन के, वो कम नहीं होते बल्कि उसी तरह से बरकरार रहते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एसीटोन, तो एसीटोन भी जो है वो वोलेटाइल होता है, अंदरूनी इस्तेमाल के लिए गैर मौसू है, चिकनाई को हल करने वाला अच्छा महलल है और इसके अलावा रालदार अशिया को हल करने की सलाहियत भी रखता है। तो कहता है जी कि इसका जो है वो इंटरनली अगर हम इस्तेमाल करेंगे ऐसी मेडिसिन जो कि इंटरनली यूज़ होती हैं तो उसमें जो है वो अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि चिकनाई को जो है ना अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इसके अलावा जो रालदार अशिया, तो अब रालदार अशिया का मतलब है रालर जी कहते हैं जी रेजेंस को, ठीक है, यानी कि ऐसे प्लांट्स के अंदर स्टूडेंट कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि जेली की तरह के होते हैं, उनको हम रेजेंस कहते हैं, लेकिन वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होते। तो कहते हैं कि ये भी एसीटोन के अंदर जो है डिसॉल्व होने की इनके अंदर जो है ना एबिलिटी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, तो कहते हैं ये गाढ़ा, बेरंग और जायके में मीठा महलल है, ये किसी भी निस्बत में पानी, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ मिल जाता है, ठीक है, यानी कहते हैं कि इसको अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म वगैरह के साथ आप अगर मिक्स करेंगे तो अल्कोहल इन सब के अंदर जो है ना ये डिसॉल्व हो जाता है। ग्लाइसिन की जगह पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जहरीली खासियत कम है, हिफाजती तासीर रखता है चूँकि ग्लाइसिन के मुकाबले में कम है। इसके महलूल में बहुत सी अद्वियात मसलन विटामिन डी, मेप्रोजेस्टेरॉन, डायज़ेपाम और क्लोरिफेनिकोल इस असली हालत में बरकरार रहती हैं। हम ये वाली जो विटामिन डी है, ठीक है, और मेप्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है, डायज़ेपाम जो है ये सेडेशन वगैरह देता है, सुकून देता है, और क्लोरोफेनिकोल जो है, ठीक है, ये मतलब झटकों वगैरह के लिए, मिर्गी वगैरह के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो कहते हैं कि उन मेडिसिन को भी अपनी असल हालत में जो है ना रखता है, तो उसमें भी हम जो है इसको प्रोपाइलिन ग्लाइकोल को एज आ महलल के तौर पर जो है ना हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी एथाइल ओलिएट, तो कहते हैं कि इसकी खासियत ये कि अल्कोहल और ग्लाइसिन से ये मिलती जुलती होती है, इसको भी हम एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, इंटरनली यूज़ नहीं करेंगे। और ये भी क्या करती है कि तेल वाली जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, उनको अपने अंदर जो है ना डिसॉल्व करने के लिए मतलब इनकी इसके अंदर एबिलिटी होती है। तो जहाँ पे पानी जो है वो पानी के अंदर या अल्कोहल के अंदर चीज़ें डिसॉल्व नहीं होंगी ऑयल वाली, तो हम वहाँ पे इथाइल ओलिएट को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी लाइट पेट्रोलियम या हल्का पेट्रोलियम, कहते हैं कि आग पकड़ने वाला माया होता है चूँकि ये पेट्रोलियम का हिस्सा है, तेल, चिकनाई और रालदार अशा को हल करने वाला महलल है, ठीक है, यानी कि चिकनाई और जो गम्स वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये उनको अपने अंदर क्या कर लेता है, हल कर लेता है। और बहुत सी अद्वियात में वास्ट के तौर पर काम के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी कैरियर के तौर पर, मीडियम के तौर पर मतलब इसको डाल रहे होते हैं कि जो है ना मेडिसिन आप अपनी मेन जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व करके तो पेशेंट को जो है ना ये इसका महलल बना के, ये महलूल बना के दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मुतफर्रक महलूल, इनके अलावा कह रहे हैं कि दीगर महलल भी बावक्त ज़रूरत इस्तेमाल किए जाते हैं, मसलन लिमिनेंट के लिए मुख्तलिफ तेल, जैतून का तेल, ठीक है, कहते हैं कि जैसे जैतून का तेल वगैरह जो है ना वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा सॉफ्ट नेचर जो है वो टेक्सचर लेना हो मेडिसिन से। तो कहते हैं कि सेल पर मुफस्सल नोट लिखें। इसमें आ जाता है जी मैसीरेशन और पर्कुलेशन या निचोड़ना। मैसीरेशन का मतलब होता है मलाइम करना और पर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, निचोड़ना। अब मलाइम करना, ठीक है, कहते हैं कि इस अमल में किसी खास अद्वियाती
किसी खास खाम अद्वियाती शय को आम दर्जा हरारत और फ़ज़ाई दबाव पर किसी खास महलल में भिगोकर एक मखसूस वक़्त के लिए रख दिया जाता है। दवा महलल में हल हो जाती है, जिसे बाकी फुजले से नथार कर अलग कर लिया जाता है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैसीडेशन का जो प्रोसेस होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग जो है ना, मतलब कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर से अगर आप इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, या किसी एक चीज़ का एक्सट्रैक्ट जो है वो निकालना चाहते हैं, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू हम निकाल लेते होते हैं। इसमें ये करना होता है कि आपने जो जो मेडिसन होती है, ठीक है, खाम मेडिसन या खाम अद्विया जो है उसको आम टेम्परेचर पे आम आपने प्रेशर के ऊपर एक किसी खास किस्म के महलल के अंदर, ठीक है, भिगो के रख देते हैं एक खास वक्त के लिए। और फिर क्या होता है कि उस महलल के अंदर जो आपके एक्सट्रैक्ट हैं, ठीक है, जो प्लांट के अंदर जो यूज़फुल चीज़ें हैं वो उसमें हल हो जाती हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि जो बाकी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो उसमें से निकाल के फुसले के तौर पर उसको निकाल देते हैं, और बाकी चीज़ों को जो है ना वो महलल के अंदर जो हल हो जाती हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। अब कहते हैं कि इसके अहम मराहिल और खसूसियत हैं। कहते हैं कि इसमें मसनूई दर्जा हरारत का इस्तेमाल नहीं किया जाता, यानी कि इसके लिए आपको हीट वगैरह प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती है। महलल के तौर पर आमतौर पर पानी या अल्कोहल वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए दवा को फार्माकोपिया में दिए गए फार्मूले के मुताबिक, दिए गए वक्त के मुताबिक आपने भिगो कर इसको रखना होता है। यानी इसको ना फिक्स भिगो के रखने का एक फ़िक्स टाइम होता है, ठीक है। आप उतने घंटे तक इसको जो है ना वो रखें। कुछ कंडीशन में इसको जो है वो 24 घंटों तक रखना होता है, कुछ में जो है वो आप इसको 18 घंटे तक भी रख सकते हैं, 48 आवर्स तक भी रख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ हार्ड ड्रग के लिए जो है ना इसमें टाइम जो है वो फिक्स होता है। मखसूस वक्त के बाद आमतौर पर हासिल शुदा अद्वियात के महलूल को नथार कर अलग कर लिया जाता है, और फुसले को दोबारा मज़ीद दुआ का महलूल फुसले को दुबा कर मज़ीद जो है दुआ का महलूल हासिल किया जाता है। कहते हैं कि इसमें सिर्फ क्या कहते हैं कि जब एक्सट्रैक्ट आ जाता है, ठीक है, महलूल के अंदर आ जाता है, तो फिर आप उसे इसको सेपरेट कर लेते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, जो बाकी वेस्ट बच जाता है, ठीक है, उसको जो है प्रेस करके तो आपने महलूल से सेपरेट कर लेना होता है। उसके बाद आ जाता है जी तरीका मैसीरेशन का। क्या हम मैसीरेशन का प्रोसेस कैसे कैरी आउट करते हैं। मैसीरेशन के अमल में सबसे पहले खाम कुदरती दवा में दवा की मिकदार मालूम की जाती है। मतलब आप एक कुदरती दवा में से कोई कार्बोहाइड्रेट वगैरह, कोई फैट्स वगैरह या वोलेटाइल वगैरह निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप देखते हैं कि इस प्लांट के अंदर कितनी है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह कितने हैं, या वोलेटाइल ग्लाइकोसाइड अल्कलाइड्स वगैरह कितने हैं। और फिर खाम दवा को बारीक टुकड़ों में काट लिया जाता है, और इसे आटे की तरह गूंद कर मुलायम किया जाता है। बारीक टुकड़ों में काटेंगे, उसको मुलायम करेंगे, गूंद के एक जार में रख दिया जाता है, और फार्माकोपिया में दिए गए फार्मूला के मुताबिक महलल की मिकदार इसमें शामिल कर दी जाती है। अब आपने इसमें महलल डालना है, और जार को स्टॉपर से बंद कर दिया जाता है, ठीक है, ताकि महलल तबखीर से उड़ ना जाए, यानी इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो उड़ ना जाए। और इसके बाद जार को किसी ठंडी जगह पर मुकर्ररा मुद्दत के लिए रख दिया जाता है, जहाँ पर दर्जा हरारत मुस्तकिल हो, यानी चेंज ना हो, कभी गर्मी होगी कभी सर्दी होगी, इस तरह का काम नहीं आपने करना। एक ऐसी जगह पर रखना जहाँ पर टेम्परेचर जो है एक जैसा ही रहता हो। बेहतरीन नताइज के लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना महलूल को हिलाते रहें, और मुकर्ररा मुद्दत जो कि 9 से 14 अयाम हो सकते हैं, इसके बाद महलूल को निथार लें। यानी कि कहते हैं कि आपने इसको रोज़ाना डेली बेस पे उस महलूल को हिलाना है, और 9 से 14 दिन के बाद आपने जो है फिर आपने महलूल को जो है वो सेपरेट कर लेना, और उसके बाद जो उसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल बाकी बची होगी, ठीक है, जो खाम प्लांट या मेडिसिन बची होगी, ठीक है, उसको भी आपने दबा के अलग कर लेना है। अब क्या होगा कि हमारे पास प्लांट का एक्सट्रैक्ट, ठीक है, और साथ में जो है वो महलूल होगा, ठीक है, महलल होगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अगर आप महलल को भी उससे सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू तबखीर के थ्रू, यानी उसको खुली हवा में रख देंगे, और जो महलल होगा वो उसमें से उड़ जाएगा, और बाकी हमारे पास प्योर जो है वो हमारे पास जो है एक्सट्रैक्ट जो है वो हासिल हो जाएगा, ठीक है, खालिश दवा हासिल हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है जी परकुलेशन। तो कहते हैं कि ये वक्फे से बार बार मुलायम करने का अमल होता है, यानी ये मैसीरेशन से मिलता जुलता है, लेकिन आपने इसको बार बार रिपीट करना होता है। सेम इसी तरीके से होता है, बस ये कि आप इसको क्या करेंगे, बार बार जो है ना एक महलल से दूसरे महलल में डालेंगे, फिर तीसरे महलल में डाल के तो ड्रग के जो है ना एक्सट्रैक्ट हासिल करेंगे। उसके बाद तीनों के जो महलल आपको मिलेंगे, ठीक है, जो आपको मतलब एक्सट्रैक्ट मिलेगा, उन तीनों को फिर आपने कंबाइन कर लेना है। कहते हैं कि वक्फे से इसको बार बार मुलायम करने का अमल है। ये अमल खास किस्म के आले की मदद से किया जाता है, जिसको परकुलेटर कहते हैं, ठीक है। ये शीशे का बना हुआ एक तकूनी बर्तन होता है, जिसके नीचे मखरूती या कैफ की तरह होता है, यानी इसके नीचे की तरफ जो है ना वो एक फनल लगी होती है, जिसके थ्रू आप जो है ना अपनी ड्रग को जो है ना उसका एक्सट्रैक्ट हासिल कर देते हैं। निचले हिस्से को किसी मसामदार शय से बंद कर देते हैं, जिसको टू कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि नीचे वाला जो हिस्सा है इसको आपने फिलहाल बंद कर देना है, ठीक है, कवर रखना है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं कि इसके ऊपर नमदार की हुई दवा का सफूफ होता है, ठीक है, यानी कि जो सबसे नीचे वाला जो फनल होती है उसमें फिर आपने नीचे से उसको बंद करके ऊपर हमने क्या करना है, मेडिसिन डाल देनी है, जिस दवा का हसूल मतलूब होता है। इसके ऊपर फिर हमने महलल डालना है, और फिर जब दवा शामिल होकर इसे मुलायम कर देगी, तो माया जो है दवा के कॉलम में
से गुजरता हुआ जब महलल दुआ से सीरशुदा हो जाता है तो ताज़ा महलल उड़ जाता है और जो सीरशुदा महलूल को आगे की जानिब धकेलता है। अब कहता है कि और कतरा कतरा जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये स्टूडेंट डायग्राम में आप चेक करें कि यहाँ पे जो है जो सबसे एंड वाला कॉर्नर है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ड्रग जो है वो डली होती है और ऊपर से आप जो है ना महलल डालते हैं, ठीक है। महलल जब डालेंगे तो सारा जो उसमें से जब उसका सीरशुदा महलूल बन जाएगा, ड्रग और वो महलल आपस में मिक्स हो जाएंगे तो ये नीचे पाइप जो निकल रहा है इसके रास्ते से कतरा कतरा करके ये सिलेंडर की तरह का एक जार दिखा हुआ है, इसके अंदर जो है ना हमारी फिर एक्सट्रैक्ट जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि मुलायम करने और निचोड़ने के फ़वाइद। मुलायम करने के अमल में 2 इस्तखराज करने में देर लगती है, यानी कि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसको हम जो है वो 2 या 3 दफ़ा जो है इसका इस्तखराजी प्रोसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पहली दफ़ा दो दफ़ा करते हैं उसमें देर लगती है, चूँकि निचोड़ने के अमल में कम वक़्त में अद्वियाती अज्जा को अलग कर लिया जाता है। तो कहता है कि इसमें जो है मतलब जब इस्तिखराजी अमल होता है जिसमें आपने एक्सट्रैक्ट हासिल करना होता है तो कहता है कि उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो आपने उसको सेपरेट करना है, ठीक है, अलग करना है, निचोड़ना है जो, ठीक है, वो जो मतलब मेडिसिन को महलल से अलग करना है, ठीक है, तो वो जो है कम टाइम में हो जाता है। कहते हैं कि मुलायम करने का अमल एक आदमी भी थोड़ी सी एहतियात के साथ कर सकता है और मुकर्ररा वक़्त में तकरीबन मियारी दुआ हासिल होगी और निचोड़ने के अमल में महारत होगी, यानी एक पर्सन भी इसको इस प्रोसेस को खुद से अकेले से हैंडल कर सकता है। निचोड़ने का अमल ऐसी अद्वियाती अज्जा के लिए मुनासिब है जो कि गीला होने के बाद चिपक न जाए, मसलन गूंद वगैरह के लिए अमल मुनासिब नहीं है, ठीक है। यानी कि ये जो मैसी परकुलेशन का अमल है, ठीक है, इसको हम किन चीज़ों के लिए कर सकते हैं जो कि चिपकती ना हो, ठीक है। अगर ये गूंद वगैरह होंगी तो फिर ये जो है ना आप कह लें कि इस प्रोसेस को आप अच्छे से कैरी आउट। कहता है कि बाज़ अद्वियाती अज्जा इतनी कलील मिकदार में होते हैं कि दोनों सूरतों में मुकम्मल हल हो जाते हैं और तकरीबन यकसा ख्वास की अद्वियात हासिल हो जाती हैं। कहता है कि कुछ जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो हम जो चीज़ हासिल करना चाह रहे होते हैं वो बहुत कम अमाउंट में होती है, लेकिन ये होता है कि जब आप उसको महलल के अंदर डालते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर उसमें जो है ना मिक्स होकर तो अपनी पूरी अमाउंट बाहर जो है ना उनकी निकल आती है। तो कहता है इसी के से मेरे को जो है ना अद्वियात की जो है ना वो तकरीबन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमें उसी तरह से हासिल हो जाती हैं। आगे आ जाता है जी डिकॉक्शन जिसको आम ज़ुबान में जुशांदा कहते हैं, ठीक है। इस अमल में खाम दुआ को पानी की मखसूस मिकदार में मिलाकर एक खास वक्त तक जोश दिया जाता है, जिसके बाद दुआ पानी में शामिल हो जाती है और माया को मुख्तलिफ तरीकों से अलग कर लिया जाता है और हासिल शुदा दुआ का जुशांदा कहलाता है। जैसे जुशांदा स्टूडेंट नॉर्मली हम घरों में बनाते हैं कि जो प्लांट होता है, ठीक है, या कहवा वगैरह बनाते हैं, तो जिस चीज़ का आप बना रहे होते हैं, जुशांदा ये कहवा बना रहे होते हैं, उसको आप क्या करते हैं कि पानी में डाल के कुछ टाइम के लिए बॉयल करते हैं। जब हम देखते हैं कि उसका कलर चेंज हो गया, उसका जो है एक्सट्रैक्ट निकल आया है पानी के अंदर, तो फिर आप क्या करते हैं कि उस को छान लेते हैं, ठीक है। छान के आप क्या करते हैं कि जो खाम मेडिसन होती है, ठीक है, प्लांट होता है, उसको अलग कर लेते हैं और जो अपनी जो दवा होती है, ठीक है, उसको सेपरेट कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं जी जुशांदा या डिकॉक्शन।